हेलो हेलो हेलो। चेंज किया गया है फिर से या अभिषेक सर की वजह से चेंज हो गया? ठीक करना है यार। लाइव ऑन चले जा भाई। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। आवाज एक बार नहीं, आवाज तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। तो ये इसे थोड़ा कम कर देना। फैन स्पीड कम कर दे। ग्रेट। ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। I hope you guys are doing great. चलिए, we'll continue our discussion with the auditing part. हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का आई थिंक बैलेंस शीट का एसेट साइड डिस्कस किया था एक्सट्रीम डिटेल में। सिर्फ लाइबिलिटी साइड पेंडिंग है। उसके पहले लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट कैप्शंस भी डिस्कस हो चुके हैं। सो दिस चैप्टर नंबर 5 द लास्ट एरिया ऑफ डिस्कशन इज बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। पहले आपको लाइक लास्ट 2 लेक्चर्स एक ओवरव्यू देते हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम योर सेल्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू कहां ज्यादा फोकस करना चाहिए। आई विल हेल्प यू मार्क द इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, फिर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखो, लाइबिलिटी साइड में सबसे इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज योर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कम टू पेज नंबर 5B.22। अब प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वन क्वेश्चन कैन बी, जो पहले बहुत कॉमन था, प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, उसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है एज पर AS 29। ये क्वेश्चन पहले इंटर में काफी बार आया। अब ऑब्वियसली AS का रेलेवेंस आपके अकाउंट्स में बढ़ गया है, तो शायद AS वाला पार्ट अकाउंट्स में आ जाए। और यहां पर मेरे हिसाब से प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय एक इनडायरेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या आ सकता है? यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो मैंने आपको SA 500 में रिवाइज करवाया था। अगर आपको याद है, कंपनी एक एक्सपर्ट को हायर करता है, एग्जाम्पल था एक्चुअरी। कंपनी के एक्सपर्ट को हायर करता है, एग्जाम्पल था एक्चुअली। उसकी रिपोर्ट को हम यूज कर सकते हैं या नहीं, इट इज कॉल्ड एज यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये 500 में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था मैंने। वो सेम चीज आपके ICAI मॉड्यूल्स में चैप्टर 5 में लिखी है, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के अंदर। मैं आपको सब कुछ मार्क करवाता हूं, बताता हूं आपको कहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। 5B.22 प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक बेसिक सा मीनिंग लिख के दिया है। आप वैसे AS 29 अकाउंट्स के लिए पढ़ने वाले हैं, तो ये नहीं भी रीड करेंगे तो चल जाएगा, अगर आप AS 29 डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं अकाउंट्स के अंदर। वहीं से ये बेसिक डेफिनेशन को बोरो किया गया है। अगले पेज पे आइए। कैन यू सी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। यहां पर मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर 5 को।
मार्क कीजिएगा पॉइंट नंबर 5 को। यहां से शुरुआत होता है एंड 7 के अंदर आपका पूरा आंसर मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 कैन बिकम a case study based question, that will be your question का language, answer will be point number 7। आप नोटिस करेंगे as per essay 500 का रेफरेंस मिलेगा। This is using the work of management expert। 5 and 7, 5 will be the question, 7 will be the answer। क्या है ये चीज आपको बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। 5 के अंदर एक कंटेंट उठा करके केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बनाया जाएगा एंड 7 में आपका एक्चुअल आंसर रहेगा दैट व्हेन यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या क्या चीजें हमने कंसीडर करना चाहिए। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। इसके अलावा अगर आएगा तो 5B.24 पे आइए, इन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देयर इज पॉइंट नंबर 2, इसको मार्क कीजिएगा SQ कि एज पर AS 29 क्या क्या डिस्क्लोजर हमें देना होता है फॉर प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इज एज पर AS 29। ये पहले भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हो सकता है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये पढ़ना चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन लगता है क्योंकि वो फाइनल में बहुत रेगुलरली पूछा गया है, इंटर में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आया है। अगर नए सिलेबस में वो नया डिस्कशन शुरू करेंगे, अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो यहां पर डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज योर प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसके बाद एक कदम पीछे आइए, यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज पेबल्स। You will see something called as trade payables। पेबल्स में दो क्वेश्चन स्पेसिफिक आ सकते हैं। पहला वाला जो आपको ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, जो रिसीवेबल के लिए आंसर था वैसा ही पूरा पेबल का आंसर है। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा पेबल्स के रिगार्डिंग, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाना है, व्हाट ऑल पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड। सेम आंसर है जो आपने रिसीवेबल के लिए पढ़ा था एज इट इज, बट इस बार किसके लिए लिखा हुआ है, पेएबल के लिए लिखा हुआ है। इसमें भी अगर आपको बताऊं मैं, पॉइंट नंबर 17 जो है उसको और स्पेसिफिक मार्क करना। इन डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर पॉइंट नंबर 17 को और स्पेसिफिक मार्क करना, आपको डिस्कशन करके पूरा बताएंगे, डोंट वरी। अभी मार्क कर लीजिएगा फॉर SQ। फिर आगे आइए, सीधा पेज नंबर 5B.21, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। याद है जैसे एजिंग शेड्यूल था फॉर रिसीवेबल, वैसे ही एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ता है फॉर पेएबल। पेएबल में इंपॉर्टेंट होता है दैट द अमाउंट पेएबल टू MSME एंड अमाउंट पेएबल टू अदर्स, ये बाइफर्केशन करना जरूरी है बिकॉज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सेपरेट लॉज एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में ये जो टेबल दिया है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे मार्क कर दीजिएगा। दिस इज योर एजिंग शेड्यूल फॉर ट्रेड पेएबल्स। रिसीवेबल पे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिया है, पेएबल पे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नहीं दिया है, हो सकता है आपको ट्रिक करने का ट्राई करेगा, रिसीवेबल की जगह पेएबल पे एजिंग शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछ लेगा। वी विल डिस्कस दिस फॉर 2 to 3 मिनट्स, डोंट वरी, ये भी हम खत्म करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है ट्रेड पेएबल में आपको आना चाहिए। मैं अभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं, जो जनरल क्वेश्चन गलती से अगर आ जाए तो जैसे हमने आपको एसेट साइड में आंसर लिखना बताया था वैसे यहां पर भी आंसर लिखना बता देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए और पीछे आइए, पेएबल के अलावा हमारे पास में बोरोइंग्स रहेगा। यहां पे कम टू पेज नंबर 5B.11, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत कम लगती है, बट स्टिल अगर आएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं जो है सीधा पेज नंबर 5B.15 पे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एंड दे आर रिलेटेड टू आवर कारो। ये पूरा डिस्कशन कारो 2020 के अंदर भी होता है रिगार्डिंग बोरोइंग्स। आपको वो कारो का क्लॉज भी दिखा देंगे, साथ साथ में ये पॉइंट्स भी दिखा देंगे कारो। एंड मेरे हिसाब से अगला पेज पे आइए, 5B.16, कैन यू सी नोट नंबर 4, इसके बाजू में लिखिए रेफरेंस 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर J रूल नंबर 11। 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर J रूल नंबर 11। उसका रिलेशनशिप आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज, डोंट वरी। मैं वहां पर उसका आपको रूल 11 में एक सब क्लॉज है उसका ओवरव्यू दे दूंगा और यहां ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या बोला है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे जरूर किसी में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर भी तुम मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो आइडियली नोट 1 to 3 का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। उधर कारो का एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इन तीनों में से किसी के ऊपर भी वो MCQ बना देगा, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन बना
देगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स बिलो बोरोइंग्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा ओवरव्यू देंगे, डोंट वरी। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए पीछे आइए। बोरोइंग्स के बाद में आई थिंक कुछ नहीं, रिजर्व्स बचने वाला है एंड आपका शेयर कैपिटल आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, बेसिक मीनिंग आना चाहिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई लॉजिकल 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिजर्व आना चाहिए। इसके अलावा एक और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है 5B.9, कैन यू सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, कैन यू सी पीएनएल बैलेंस। इसमें पॉइंट नंबर 4 को मार्क कीजिएगा फॉर एसक्यू। एसक्यू मतलब इट विल बी योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट विल कम एज अ एमसीक्यू और एज अ करेक्टिंग करेक्ट। यहां पर AS4 एंड इंड AS 10 का रेफरेंस दिया है। इट इज अबाउट योर प्रपोज्ड डिविडेंड, बताएंगे क्या होता है। कुछ नहीं, वो एडजस्टमेंट नहीं होता है। इफ इट इज प्रपोज्ड आफ्टर 31 मार्च दैट इज बैलेंस शीट डेट, डिस्क्लोजर के फॉर्म में आना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ये AS4 और इंड AS 10 का रिक्वायरमेंट है, वो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, दिस इज फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आ जाइए लास्ट पार्ट, दैट इज शेयर कैपिटल। अब देखिए शेयर कैपिटल में ना एक टाइम था, ओल्ड सिलेबस से भी जो ओल्ड सिलेबस था, तब एक क्वेश्चन आता ही था, क्योंकि तब ना 2 चैप्टर हुआ करते थे। वन यूज्ड टू बी कंपनी ऑडिट 1 एंड वन यूज्ड टू बी कंपनी ऑडिट 2। कंपनी ऑडिट 1 वाज सेक्शन 138 टू 148, वो भी निकाल दिया आपके सिलेबस से तो। एंड कंपनी ऑडिट 2 यूज्ड टू बी अदर सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो उनको लगता था ऑडिट में रेलेवेंट है। आपका शेयर प्रीमियम वाला सेक्शन हो गया, बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया, बोनस इश्यू हो गया, स्वेट इक्विटी हो गया, शेयर्स इश्यू एट डिस्काउंट वाला पार्ट हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 128 हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला 135 आ गया। ये सारे सेक्शन उन्होंने क्या किए थे, ऑडिट में भी लिख के रखे थे। मतलब बेसिकली 2 चैप्टर बनाए, 128 से 148 कंपनी ऑडिट 1, ऑल अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमको लगता है ऑडिट में थोड़े कम में आएंगे, उससे बनाया था कंपनी ऑडिट 2। फिर जब लास्ट टाइम सिलेबस जब चेंज हुआ, इन्होंने कंपनी ऑडिट 2 को कर दिया डिलीट। ठीक है, इस बार उन्होंने कंपनी ऑडिट 1 को भी डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस में। नाउ दैट इज पार्ट ऑफ ओनली लॉ सिलेबस। तो शेयर कैपिटल वाला पार्ट एक बार रीड कर सकते हो। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। स्टिल अगर क्वेश्चन आ भी जाए, एक सिंपल रूल याद रखना, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, जो लॉ बोलता है आपको यही देखना है लॉ का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है, तो यही देखने का कंपनी ने कोई शेयर्स डिस्काउंट पे इशू तो नहीं कर दी है, अनलेस इट इज अ स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स। तो आपको लॉ में जो पढ़ाया है सेम चीज इधर लिखना है, बस लैंग्वेज क्या लिखना है, ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर कंपनी हैज डन दिस। कई कंपनी ने नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है, ये लैंग्वेज आपका बदल जाएगा, बट एक्चुअली में जो आप लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं वही एज इट इज यहां पे रिपीट होने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं कुछ रेफरेंस के लिए क्वेश्चंस मार्क करवा देता हूं। जितना आप लॉ के अंदर सेक्शंस का रिवीजन करेंगे, ऐसा मान के चलिए आपका शेयर कैपिटल वाला पार्ट यहीं पे एज इट इज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। इज दिस क्लियर टू यू? आइए शेयर कैपिटल में जो जनरल ऑडिट प्रोसीजर है, इस पे लिखिए एसक्यू। ये मैं आपको आंसर पढ़ाता हूं, जनरल ऑडिट प्रोसीजर फॉर शेयर कैपिटल। हालांकि मेरे हिसाब से एक भी बार इस पे क्वेश्चन नहीं है आज तक, आ सकता है कभी ना कभी, पर आज तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट पेज पे आइए, कैन यू सी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब वो बताएगा जो सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आपको मालूम है लॉ के अंदर आपको एज इट इज 5 पॉइंट याद कराए होंगे, वही रिपीटेड है, कंट्रोल से कंट्रोल भी, नथिंग न्यू। अगले पेज पे आइए, कैन यू सी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 याद है क्या, कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स। फिर जो 54 में मतलब 53 54 का रेफरेंस इधर मिलेगा, पूरा 53 लिखा हुआ है एज इट इज एंड 54 लिखा हुआ है एज इट इज, दैट इज स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स अगले पेज पे। मतलब इधर ऑडिटिंग वाला पार्ट है ही नहीं, लॉ का एज इट इज पार्ट लिखा है और बोला है आपने ये चेक करना है कंपनी ने कंप्लायंसेस तो किए हैं, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ है। अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस है तो आपको हाईलाइट करने का ड्यूटी दिया है इस पूरे सेक्शन के अंदर। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो मेरे हिसाब से शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, इसको मार्क कीजिएगा स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये जब पहली बार आपके सिलेबस में अमेंडमेंट आया था लॉ के अंदर, तब उन्होंने ऑडिट में भी पूछ लिया। लॉ में अमेंडमेंट आया था ना, अरे अगर आपने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर दिए हैं तो आपको पेनल्टी दिया था 5 लाख रुपए और द एंटायर अमाउंट इशूड प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12%। अरे आया था 1.5-2 साल पहले अमेंडमेंट था ये, तब वो उन्होंने एक बार ऑडिट में पूछ लिया, बस दैट्स इट, कोई बात नहीं।
फिर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसको मार्क कर लीजिए एसक्यू, एक बार ये भी रीड कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैपिटल मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है पर्सनली। फिर लास्ट में पी एंड डी आ जाएगा, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में एक टेबल देखने को मिलेगी, उससे मार्क कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5B.7, पॉइंट नंबर एम, आपका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग आपको डिस्क्लोज करना होता है। प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स एंड ओवरऑल शेयर होल्डिंग का कितना परसेंटेज है, ये हमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज पर शेड्यूल 3 इन योर नोट्स टू अकाउंट्स। वो शेयर होल्डिंग का, प्रमोटर का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए। ये सब डिस्कशन हम करेंगे इस चैप्टर के पार्ट नंबर ए के अंदर। अभी गुड, शुरुआत करें। चलो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले जहां से शुरुआत किया था, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। पीछे से एक एक डिस्कस करते करते लास्ट में शेयर कैपिटल पे आ जाएंगे। मे बी 1 आवर मैक्सिमम, उससे ज्यादा का डिस्कशन का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट स्टिल 1 घंटा तो लगना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन योर मॉड्यूल्स 5B.22। सिंपल चीज सुनिए, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे जो वो क्वेश्चन पूछेगा, या तो यही क्वेश्चन पूछेगा, ये सिचुएशन है, प्रोविजन आना चाहिए कि कंटीजेंट लायबिलिटी आना चाहिए। तो खुद को डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों केस के अंदर। प्रोविजन नॉर्मली कब आता है, जब कोई एक पास्ट इवेंट की वजह से कंपनी को लगता है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। याद है क्या थोड़ा AS29, कोई पास्ट इवेंट की वजह से कंपनी को लगता है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड इट इज मेजरेबल। भाई पता है आपको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, या आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो पेएबल पैसा बनता है। एंड सर आप अमाउंट मेजर कर सकते हो कि कितना अमाउंट का आउटफ्लो होने वाला है। व्हेन यू नो बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट देयर इज अ ऑब्लिगेशन टुडे दैट देयर विल बी अ आउटफ्लो, एंड यू कैन मेजर ऑल्सो कि आउटफ्लो कितना होगा। अगर आप मेजर कर सकते हो, पता है आउटफ्लो होने वाला है, तो आपने क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब आपने क्या क्रिएट करना चाहिए, प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी कब आता है, जब सर कोई इवेंट हुआ होगा बट उसकी वजह से 100% सर्टेनिटी नहीं है कि आउटफ्लो आएगा, रादर आउटफ्लो आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंडेंट है किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। वो डिपेंडेंट है किसी अनसर्टेन इवेंट। फॉर एग्जांपल किसी ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, अब अगर आप केस हारेंगे तो शायद आउटफ्लो आएगा, अगर आप केस नहीं हारेंगे तो शायद आउटफ्लो नहीं आएगा। तो कैन आई से कंटीजेंट लायबिलिटी में ये श्योर नहीं है कि एक्चुअली में आउटफ्लो आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर है। एंड सर एट द सेम टाइम इन सर्टेन केसेस अमाउंट कितना आउटफ्लो के फॉर्म में आएगा, ऑब्लिगेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, वो भी 100% मेजर करना पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो सर जब श्योरिटी ही नहीं है आउटफ्लो आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रोविजन बनाने के बजाय उसे डिस्क्लोज कर दीजिएगा एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन योर नोट्स टू अकाउंट्स। बेसिक डेफिनेशन आपको आता होगा। कैन आई अज्यूम दैट, कैन आई अज्यूम दैट? अभी सिंपल सा बात है, मैनेजमेंट से प्रोविजंस क्या क्या बनाए उसका लिस्ट ऑब्टेन करने का। हर बार आप क्या देखना चाहोगे, सुनना। फॉर एग्जांपल वारंटी रिलेटेड प्रोविजन बनाया, क्या बनाया, वारंटी रिलेटेड प्रोविजन। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बेचा होगा, प्रोडक्ट जिस दिन से बेचा है वहां से 1 साल तक का वारंटी पीरियड है। अब ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेचा होगा फरवरी के अंदर, ईयर एंडिंग हो जाएगा 31 मार्च, बट कहने से वारंटी विल बी रेलेवेंट टिल नेक्स्ट ईयर का फेब। कहना इसे 12 मंथ का वारंटी है तो अगला फाइनेंशियल ईयर में कवर होगा कि नहीं होगा। तो कहना इसे प्रोविजन तो इस साल ही बनना चाहिए क्योंकि रेवेन्यू भी इस साल रिकॉर्ड किया है। तो सर वो क्या बोलता है, आप प्रोविजन में हर बार ओपनिंग बैलेंस निकाल के देखो कि भाई आपने प्रोविजन कितना बनाया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से एक्चुअल ऑब्लिगेशन कितना आया वो देखिए। फिर कुछ एडिशनल प्रोविजन बनाने का जरूरत है क्या करंट ईयर के अंदर, उससे आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो नॉर्मली मूवमेंट हर प्रोविजन का समझना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस क्या है, उसमें से एक्चुअल कितना ऑब्लिगेशन आया, कितना हमको प्रोविजन ऐड करने का जरूरत है, या अगर पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह है तो प्रोविजन का अमाउंट को कम करने का जरूरत है, एंड उससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आता है। ये नॉर्मली कंपनी का मैनेजमेंट एक शेड्यूल बना के रखेगा, ऑडिटर ने उसे क्या करना होगा, ऑब्टेन करके चेक करना होगा। ऑनेस्टली चेक कैसे करना है कोई तरीका लिख के नहीं दिया आपके सिलेबस में, क्योंकि एक्चुअली में ये प्योरली आपके जजमेंट पे डिपेंडेंट होता है एंड मैनेजमेंट की वर्किंग पे डिपेंडेंट होता है। उन्होंने कैसे प्रोविजन बनाया उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना होता है। ये कोई 4 पॉइंट में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको प्रोविजन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि प्रोविजन कब कब आता है। और अगर प्रोविजन बनाने के लिए कंपनी किसी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करे तो इट विल बी कॉल्ड एज यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तब आप क्या करोगे ये आपको आना चाहिए। आइए ऑडिट प्रोसीजर पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए रीड पॉइंट नंबर 1, जो पॉइंट्स बोलता हूं उसको रीड कीजिए एक बार। नंबर 1 पढ़िए, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ
all the provisions and compare them with the balances in the ledger. लॉजिकल है कि नहीं है? फिर पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, हर प्रोविजन के लिए कोई ना कोई अंडरलाइंग वर्किंग रहेगा, कोई ना कोई बेसिस रहेगा, किस बेसिस पे, किस वर्किंग के बेसिस पे उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया होगा. फॉर एग्जांपल कंपनी बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5 करोड़ रुपीस. 5 करोड़ कहां से आया? आपने कहीं ना कहीं एक बेसिक वर्किंग बनाया होगा जिसके बेसिस पे 5 करोड़ के प्रोविजन के अमाउंट को आपने अराइव किया होगा. तो वो वर्किंग हमको चेक करना पड़ेगा, क्या वो वर्किंग कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, ये हमने देखना चाहिए. बेसिक से 2 पॉइंट आपको जरूर लिख के दिए हैं. इसके बाद सीधा बोलेगा कभी कभी क्या कंपनी मैनेजमेंट, दैट इज कंपनीज मैनेजमेंट कैन यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट. यस, तो उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी हमें मिलेगी क्या एज अ ऑडिटर? हाँ, एग्जांपल उन्होंने दिया होगा एक्चुअली का. एग्जाम्पल किसका दिया होगा? एक्चुअली का. देखो, फॉर वारंटी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सम एंटिटीज कैन गेट इट वैल्यूड थ्रू एन एक्चुअरी. ये एक्चुअरी को हायर कौन करेगा? मैनेजमेंट. कैन आई से? तो अगर इस एक्चुअरी को हायर मैनेजमेंट करेगा और एक्चुअरी एक एक्सपर्ट है, तो कैन आई कॉल दिस एक्सपर्ट एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट? यस. क्या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर सकता है? हाँ. 500 में 3 चीजें पढ़ाई थी. सबसे पहले एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करो, फिर उसके काम को समझो, उसे इवैल्यूएट करो, और फिर सोचो उसका काम तुम्हारे पर्पस के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं. याद है क्या? evaluate the competence, capability and objectivity of expert, then understand the work of expert, and then number 3, whether the expert work is sufficient and appropriate for the purpose of your audit. याद है क्या? सेम 3 पॉइंट. वही पॉइंट नंबर 5 के अंदर केस लिखा हुआ है, 7 में आंसर लिखा हुआ है. रीड नंबर 5. ऑडिटर में रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू शेयर द एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट. और कभी कोई लीगल डिस्प्यूट वगैरह है तो कंपनी के लॉयर की जो रिपोर्ट रहेगी वो रिपोर्ट हमने ऑब्टेन करनी चाहिए, और हमने सोचना चाहिए कि भाई वो जो रिपोर्ट है उसमें हमने रिलाई करना है या नहीं करना है. तो एग्जाम में पॉइंट नंबर 5 पे क्वेश्चन रहेगा. कैसे? आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, कंपनी ने कोई एक लीगल केस के रिगार्डिंग एक लॉयर को हेल्प लिया, लॉयर ने अपना एक रिपोर्ट बना के दिया, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे कंपनी ने प्रोविजन बनाया है. कैन ऑडिटर यूज द रिपोर्ट ऑफ अ लॉयर? कैन आई से? देयर आस्किंग यू कैन ऑडिटर यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट? दिस विल बी अ क्वेश्चन. या कंपनी के मैनेजमेंट ने एक्चुअली को हायर किया है फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन कैलकुलेशन, उसकी रिपोर्ट ऑडिटर को प्रोवाइड की है. कैन ऑडिटर यूज द रिपोर्ट ऑफ एक्चुअली? ऐसे कोई भी क्वेश्चन बनाए, आंसर आएगा पॉइंट नंबर 7 के अंदर. रीड पॉइंट नंबर 7. एक बार रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ आपको 500 में पढ़ाया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है. पढ़िए. लग रहा है क्या सेम है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट. पहले मैं एक्सपर्ट को इवैल्यूएट कर रहे हूं, दूसरे में क्या कर रहे हो? उसके काम को समझने का ट्राई कर रहे हो, एंड तीसरे में क्या बोलते हो? क्या उसका काम मेरे ऑडिट पर्पस के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं. द आंसर इज एब्सोल्युटली सेम एज व्हाट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 4, दैट इज एसए 500. आपको एसए 500 में सेम चीज पूरा का पूरा एज इट इज पढ़ाया था, हमने डिस्कस किया कुछ दिन पहले. बराबर है क्या? कि जब समय मिले पढ़ लीजिएगा. This question I am not going to repeat. Make sense? Can I go next? आइए प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में आइए और सीधा आ जाइए AS 29 के पार्ट पे. कम टू पॉइंट नंबर 2. देखो AS 29 क्या बोलता है? प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग क्या क्या आपने डिस्क्लोजर देना चाहिए. सुनिए, आपने कोई भी प्रोविजन बनाया, लेट्स से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया होगा, वारंटी प्रोविजन बनाया होगा, वो क्या बोलता है? वो प्रोविजन के अराउंड कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? पहले तो वो देखो, इट शुड बी करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर. फिर ओपनिंग बैलेंस जो था, मतलब आपने लास्ट ईयर प्रोविजन कितना बनाया, लेट्स से आपने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया 5 करोड़ का. आपने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया कितना? 5 करोड़ का. वारंटी के लिए 5 करोड़ का प्रोविजन बनाया. अब अगले साल के अंदर कुछ एक्चुअल खर्चा भी हुआ होगा. अरे अगले साल के अंदर कुछ एक्चुअल खर्चा भी हुआ होगा, तो उस 5 करोड़ में से कितना पैसा यूज हुआ है ये पता होना चाहिए. और करंट ईयर में कोई नए गुड्स भी बेचे होंगे तो उसके रिगार्डिंग नया वारंटी का प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा. तो सर आपको हर प्रोविजन के रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, उसमें से करंट ईयर में कितना एक्चुअल ऑब्लिगेशन कंपनी ने पे कर दिया है वो पता होना चाहिए, कितना नया प्रोविजन क्रिएट करना है वो अमाउंट आना चाहिए. इससे आपको पता चलेगा व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर प्रोविजन. एक बात सोचो, लास्ट ईयर जो गुड्स बेचा
उसके रिगार्डिंग वारंटी का खर्चा अगले साल में भी आ सकता है, इसलिए प्रोविजन लास्ट ईयर बनाएगा, पर खर्चा कब आएगा? अगले साल में आएगा। तो अगले साल ही समझेगा ना कि जो प्रोविजन 5 करोड़ का बनाया था उसके अगेंस्ट एक्चुअल खर्चा 3 करोड़ का ही आया होगा, और लेट्स से उन प्रोडक्ट का वारंटी खत्म हो रहा है, तो कहना है इसे वो 5 करोड़ की प्रोविजन में से 3 करोड़ यूज हुआ है, 2 करोड़ रिवर्स कर देना चाहिए। तो रिवर्स करने के बजाय ये सोचना चाहिए वो 2 CR रिवर्स करना है, करंट ईयर में नया प्रोडक्ट बेचा होगा, उस नए प्रोडक्ट के अगेंस्ट नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो पुराने वाले के अगेंस्ट 2 CR रिवर्स हो जाएगा, और नया जो सेल्स होगा उसके अगेंस्ट नया प्रोविजन क्या करना पड़ेगा? एडिशनली क्रिएट भी करना पड़ेगा। ये मूवमेंट हर प्रोविजन में समझना चाहिए। तो बहुत कॉम्प्लेक्स वाला हो गया। अब बहुत आसान वाला बोलता हूं, पेंडिंग लिटिगेशन। कोई एक केस पेंडिंग है, उसके अगेंस्ट कंपनी को लगता है लायबिलिटी 5 करोड़ का आ सकता है, कंपनी ने 5 करोड़ का प्रोविजन बनाया, इस साल में भी केस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक केस एज इट इज पेंडिंग है, बट केस में कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, वो अपडेट को देख के लगता है हमको शायद और ज्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, तो हम शायद वो प्रोविजन अमाउंट जो 5 करोड़ है उसको और इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे, या केस को देख के लगता है शायद हम लोग केस जीतने वाले हैं, शायद एक्चुअल लायबिलिटी 5 करोड़ की भी नहीं आएगी, हमने तो बोला था इस केस में 3 करोड़ पे करेंगे, सामने वाले का डिमांड 5 करोड़ का था, हमको स्टार्टिंग में लग रहा था हारने वाले हैं इसलिए 5 करोड़ का प्रोविजन बनाया, अब लग रहा है केस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, शायद एक्चुअल लायबिलिटी 3 करोड़ ही आएगी, तो कहना इसे हम प्रोविजन का अमाउंट को रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। जो भी आप करेंगे, एडिशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रॉपर वर्किंग बनाना चाहिए, आपने उसे चेक करना चाहिए, और ये जो भी मैं बोल रहा हूं ना इसका बराबर से डिस्क्लोजर भी आना चाहिए। तो आइए लेट्स रीड अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये सब आपने AS 29 में पढ़ना चाहिए था। आइए पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन एंटरप्राइज शैल डिस्क्लोज what is the carrying amount at the beginning, मतलब सर opening balance, next additional provision which is made in the करंट पीरियड, क्या आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या, या कोई नया प्रोविजन ही क्रिएट करना चाहते हैं क्या। तीसरा चीज अमाउंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब एक्चुअल ऑब्लिगेशन इनकर कर दिया होगा तो प्रोविजन का वैल्यू क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा, एंड ऑब्वियसली इसके बाद में कुछ साल में अनयूज्ड अमाउंट रहेगा, उससे हम क्या कर देंगे, कंप्लीटली रिवर्स। एग्जांपल 5 करोड़ का वारंटी का प्रोविजन बनाया, एक्चुअल खर्चा 3 करोड़ ही आया, 2 करोड़ रिवर्स कर देना चाहिए ना, और इस साल का जो नया सेल्स रहेगा उसका नया वारंटी प्रोविजन ऐड कर देना चाहिए, तो आपको इससे ओपनिंग बैलेंस भी मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी मिल जाएगा। अरे लॉजिक, ये कौन करना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने। डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट कहां दिया, AS 29। अच्छा, अब ये तो अमाउंट हो गए, ये तो अमाउंट का डिस्क्लोजर हो गया। इसके अलावा कभी कभी जब पेंडिंग लिटिगेशंस वगैरह होती है तो डिटेल्स भी देनी पड़ती है कि भाई फैक्ट ऑफ द केस क्या है, क्यों हमने 5 करोड़ का प्रोविजन बनाया। हो सकता है, सुनो, पेंडिंग लिटिगेशन है, सामने वाले ने डिमांड की है 8 करोड़ का, आपको पे करना है उसके अगेंस्ट आपके हिसाब से ओनली 3 करोड़, डिमांड इज ऑफ 8, डिमांड इज ऑफ 8, यू आर रेडी टू पे ओनली 3, कैसे देयर इज अ गैप ऑफ 5 करोड़ रुपीस। ये पूरा केस तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और हम क्या बोलेंगे, वी आर मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ 3 करोड़, तो ऑडिटर पूछेगा ना व्हाई 3, ऑन व्हाट बेसिस यू बिलीव यू आर गोइंग टू विन द केस। आपका स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, और लेट्स से आपका डॉक्यूमेंटेशन वीक है, ऐसा लगता है आप लोग हारने वाले हैं, शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, ना तो 8 करोड़ का एक्चुअल ऑब्लिगेशन आएगा, ना वो 3 करोड़ में मानने वाले, समवेयर इन द मिडिल देयर विल बी अ, यू कैन से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो और लेट्स से 5-6 करोड़ का सेटलमेंट अगर होगा तो प्रोविजन 3 करोड़ का नहीं आना चाहिए, 5-6 करोड़ का आना चाहिए। ये सब डिस्क्लोजर आपने देना चाहिए। नंबर 2 में देखिए, पॉइंट नंबर बी में, एंटरप्राइज शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन। ये तो अमाउंट्स थे, अब फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के बारे में बोलेगा। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, कब तक आपको लगता है ये आउटफ्लो एक्चुअली में आने वाला है, मतलब नेचर ऑफ मैटर क्या है, आपको लगता है विद इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, विद इन अ ईयर, कब ये एक्चुअल आउटफ्लो आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेशन, क्या कोई अनसर्टेनिटी है क्या अमाउंट को लेकर के, तो आपको बोलना पड़ेगा सामने वाले ने 8 करोड़ का डिमांड किया है, हम रेडी है कितना पे करने के लिए, 4 करोड़, तो हमने 3-4 करोड़ का क्या बनाया, प्रोविजन बनाया, पर अगर हम केस हारते हैं तो एक्चुअल लायबिलिटी कैन बी मोर देन 4 करोड़, इट कैन गो अप टू हाउ मच सर, 8 करोड़। ये सब आपको लिखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट होते हैं। सिर्फ अमाउंट लिखने से कुछ नहीं होगा, हमने प्रोविजन 4 करोड़ का बनाया, हाउ डिड यू अराइव एट 4, तो आपको केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनका डिमांड लिखना पड़ेगा, हमारे साइड से क्यों 4 का अमाउंट रीजनेबल है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या कुछ अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है वो बतानी पड़ेगी। ये सब कुछ AS 29 के हिसाब से आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनता है। नीचे देखिए, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, पॉइंट नंबर 3 अच्छा है, सुनना, हो सकता है, सुनिए,
द केस इज फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी एक्स, सिचुएशन समझना, केस इज फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी एक्स। अगर कंपनी एक्स हारता है, कहना इसे पैसा तो एक्स को पे करना पड़ेगा। एक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी एबीसी, एक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ एबीसी। ये ओरिजिनल कमिटमेंट एबीसी का था, पर केस फाइल किसके अगेंस्ट हुआ है? एक्स के अगेंस्ट में। तो एक्स को एक्चुअल ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा, पर उसको क्या उसका रीइंबर्समेंट पेरेंट कंपनी से मिल सकता है? अगर हमको लगता है उसका रीइंबर्समेंट मिलने वाला है, कितना परसेंट रीइंबर्समेंट मिलने वाला है, ये उनके इंटरनल अग्रीमेंट्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। तो हमको वो भी बताना पड़ेगा ना कि भाई हमने प्रोविजन बना दिया 4 करोड़ का, बट इसमें से अगर एक्चुअल लाइबिलिटी 4 करोड़ की आई तो 50% हमें क्या मिलने वाला है? कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? होल्डिंग कंपनी से या पेरेंट कंपनी से। तो एक वर्ड है कंटीजेंट एसेट वर्ड, प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। तो हमको अगर पूरा अपने अगर प्रोविजन 4 करोड़ का बनाया है तो ये भी दिखाना पड़ेगा देयर कैन बी अ कंटीजेंट एसेट ऑफ 2 करोड़ रुपीस, जिसको आपने नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, unless there is a proper contractual term. So देखिए, the amount of any expected reimbursement stating that the amount of any asset that has been recognized of that expected reimbursement. अगर हमको लगता है उसको हमने recognize किया है तो किधर recognize किया है, क्यों recognize किया है, ये पूरा explanation देना पड़ेगा। समझा क्या? ये reimbursement is basically आपको तो outflow आएगा, और सामने वाला कोई ना कोई दूसरा पार्टी आपको क्या करने वाला है? compensate करने वाला है। एक बात सुनो, तुमने गाड़ी खरीदा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम मिला, तुमने केस फाइल किया अगेंस्ट द कंपनी। क्या कंपनी अगर केस आ रहा तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? यस। कंपनी ने रॉ मटेरियल किसी दूसरी कंपनी से खरीदा होगा, उनका भी इंटरनल डॉक्यूमेंट रहेगा कि तुम्हारे रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम की वजह से मेरे कार में प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से मैं ये केस हार गया। बराबर है कि नहीं है? विल दे फाइल अ काउंटर केस अगेंस्ट द रॉ मटेरियल सप्लायर? Won't they get a reimbursement for the same from the raw material supplier? And the reimbursement is dependent upon how much obligation they had to pay. Obviously ना, मतलब वो दूसरे केस का लॉजिक इस केस पे डिपेंडेंट रहेगा। ये आना चाहिए। केस 29 बोलता है, आपको थोड़ा अगर पता है तो बढ़िया चीज, मेरे हिसाब से फाइन। अभी गुड। 2 मिनट स्पेंड करना प्रोविजन के लिए, ए एंड बी ढंग से रीड कर लीजिए, देन वी विल गो टू कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, मैं तो आपको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा आपको कंपनी जैसे तो आंसर देना ही नहीं है। आपको तो क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट यूज्ड, अमाउंट रिवर्स्ड। 4 वर्ड लिखने बस। यू डोंट हैव टू इवन राइट द एंटायर सेंटेंस, यू जस्ट नीड टू राइट द कीवर्ड्स। वॉक अलोंग विथ मी, बोलता हूं। ये तो मैं आपको समझ में आई इसलिए ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज आपको क्या लिखने का है? कैरिंग अमाउंट, मतलब अमाउंट किधर? इन माई बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग एंड एंड, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आपके बुक्स में वैल्यू क्या आने वाली वो दिखाने का है। डिस्क्लोजर क्या क्या दोगे? ओपनिंग बैलेंस का डिस्क्लोजर दोगे, क्लोजिंग बैलेंस का डिस्क्लोजर दोगे। फिर क्या डिस्क्लोजर दोगे? एडिशनल प्रोविजन जो आपने करंट ईयर में बनाया है, एडिशनल प्रोविजन जो आपने करंट ईयर में बनाया है। तीसरे वाले में मार्क द वर्ड अमाउंट यूज्ड, जो अमाउंट एक्चुअल लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस के प्रोविजन में था उसमें से कितना यूज हो गया है, और कितना क्या रह गया था? अनयूज्ड रह गया था, जो ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा करंट ईयर में। बस आपको एक कीवर्ड्स पता होने चाहिए। समझा क्या? फिर एडिशनल डिस्क्लोजर क्या क्या दोगे? मार्क द वर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि भाई मैटर क्या है उसका, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। एंड एक्सपेक्टेड टाइमिंग, मतलब कब तक ये एक्चुअली पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या कोई अनसर्टेनिटी है किसके बारे में? अबाउट द अमाउंट और टाइमिंग। मतलब आपने प्रोविजन 4 करोड़ का बनाया, कैन द एक्चुअल लायबिलिटी बी मोर देन 4 करोड़? यू शुड राइट दैट देयर इज अ अनसर्टेनिटी। व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी कि एक्चुअली इतना ही आएगा तो प्रोविजन उतना ही बनाओगे। एक एग्जांपल समझो, तुमने मार्च महीने का सैलरी पे नहीं किया, तुम बोले अगले महीने के पहले 5 दिन में सैलरी पेमेंट होता है,
फॉर द मार्च मंथ इट विल बी पेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी। तो इधर अनसर्टेनिटी नहीं है, तुम 31 मार्च को उतने ही सैलरी का प्रोविजन बनाओगे जितना एक्चुअली पे करना है। उधर अनसर्टेनिटी क्या है, जीरो है। तुम क्या बोलोगे, ये एक्चुअल ऑब्लिगेशन आएगा। बट इन केस ऑफ अ पेंडिंग लिटिगेशन व्हेन यू मेक अ प्रोविजन, कैन देयर बी अ अनसर्टेनिटी अटैच्ड आल्सो? यस। तो बताना पड़ेगा ये जो पेंडिंग लिटिगेशन 4 करोड़ है, इसके साथ में एक अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि सामने वाले का जो डिमांड है वो 4 करोड़ का नहीं है, वो 8 करोड़ का है। और अगर हम केस हार गए तो शायद एक्चुअल लायबिलिटी कैन बी मोर देन 4 करोड़ ऑल्सो। प्लस ये पेंडिंग लिटिगेशन है, तो एक्चुअल पेएबल कब होगा ये हमको डेट भी नहीं पता है, क्या हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? हाँ, इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, इतना वर्ड लिख लेना बस। क्या आपको उसमें से कुछ रीइंबर्समेंट मिलने वाला है? अगर हां तो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। This is related to provisions. This is related to provisions. Point number C is about contingent liability. Point number C is about contingent liability. ये तो AS29 में याद होगा। जनरली इंटरमीडिएट लेवल पे ना फोकस पूरा कंटिंजेंट लायबिलिटी पे होता है, प्रोविजन थोड़ा कम डिटेल में डिस्कस होता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। आपको शायद इतना सारा याद भी नहीं रहेगा AS29 में से, क्योंकि इतना डिटेल में होता ही नहीं है। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी पक्का डिस्कशन में आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या बताओगे? फैक्ट ऑफ द केस, there is a uncertainty, the event may or may not arise. If event arises तो क्या होगा बताना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? ये बोलना पड़ेगा एक्चुअल ऑब्लिगेशन क्यों आ सकता है। और कभी कभी जब ये डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है कि ऑब्लिगेशन कितना आएगा, क्योंकि पेंडिंग लिटिगेशन है और सर फैक्ट्स क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें केस जीतेंगे हारेंगे। अगर हारेंगे तो एक्चुअल ऑब्लिगेशन कितना आएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व है। सोचो ना, एक कस्टमर ने केस फाइल किया, अगर कस्टमर तुम्हारे अगेंस्ट जीत गया तो ऐसे बहुत सारे और कस्टमर जो केस फाइल करेंगे, तो एक्चुअल लायबिलिटी डिटरमाइन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है एक्चुअल ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करना भी मुश्किल है, तो क्यों मुश्किल है ये भी लिखना पड़ेगा। रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि कितना मैक्सिमम ऑब्लिगेशन आ सकता है। आइए हमें देना पड़ेगा एक एस्टिमेट, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आ सकता है, अनसर्टेनिटी बतानी पड़ेगी रिगार्डिंग द अमाउंट और टाइमिंग, सेम पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। क्या ना इसे सेम 3 चीजें दिख रही है, नीचे वाला लाइन को मार्क कीजिएगा। where any of the information required by above paragraph is not disclosed. Why? Because it is not practicable to do so. The fact should be stated. अगर हमको लगता है एक्चुअल लायबिलिटी कितनी आएगी हमें लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी को भी लगता है हमें सही में श्योरिटी नहीं है इस केस में हारने के बाद में एक्चुअल ऑब्लिगेशन कितना आएगा, तो उन्हें बोलना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करना क्या है, मुश्किल है, उसके रीजंस आपको देने पड़ेंगे। डिफरेंस ध्यान रखना, ए और बी के अंदर देखो, ए और बी के अंदर आपने एक्चुअल अमाउंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है, सी के अंदर आप सिर्फ डिस्क्लोजर दे रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं होता है। याद है क्या ये चीज? प्रोविजन हिट्स योर पीएनएल, कंटिंजेंट लायबिलिटी डजंट हिट योर पीएनएल। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज लाइक अ डिस्क्लोजर, जहां तुम बोलोगे इतना ऑब्लिगेशन आ सकता है, तो डिस्क्लोजर सेम है, बस ध्यान रखना प्रोविजन में अकाउंटिंग एडजस्टमेंट भी होता है। मतलब ये और ये दोनों सेम है, प्रोविजन के लिए डिस्क्लोजर सेम है, साथ साथ में प्रोविजन में एडजस्टमेंट भी आएगा, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट नहीं आएगा। समझा क्या? कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिवर्सल, क्लोजिंग ये सब नहीं आता है, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी विल कम लाइक अ स्टोरी। ओके, समझा क्या? याद करने का तरीका बोलूं, सिंपल चीज सोचो, इट्स लाइक अ टेबल, हर बैलेंस में टेबल आती है, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिलीशंस मतलब अमाउंट यूज्ड, डिलीशंस मतलब अमाउंट यूज्ड, क्लोजिंग बैलेंस। 4 पॉइंट हो गए। नंबर ए में प्रोविजन के रिगार्डिंग टेबल याद रखना, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिलीशंस मतलब अमाउंट यूज, क्लोजिंग बैलेंस। 4 पॉइंट याद हो गया ऑटोमेटिकली। फिर सिंपल चीज है, कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन है, मैटर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसमें अमाउंट कितना है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है क्या, कि भाई अमाउंट बदल भी सकता है, टाइमिंग बदल भी सकता है, वो अनसर्टेनिटी मेंशन करनी पड़ेगी। एंड अगर हमें कुछ रीइंबर्समेंट मिलने वाला है वो रीइंबर्समेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये चीजें प्रोविजन में भी आएगी, ये चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी में भी आएगी। खत्म आंसर। ओके, मेरे हिसाब से पूरा आराम से 3-4 बार समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये पूरा AS29 है, ऑनेस्टली मैंने वही पढ़ा दिया तुमको एज अ क्विक समरी। Are we good? Can we go next? चलो आगे चलते हैं।
आ जाइए नंबर 2 पार्ट पे। कम टू ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सर्वाइव? अब सुनिए, ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटी में ऐसा मान के चलिए, और आंसर इज सिमिलर टू ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब एग्जिस्टेंस के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे, वही वैल्यूएशन के लिए एजिंग एनालिसिस, वही ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसीज, वो सारे पॉइंट आपके सेम चलते जाएंगे। ऑब्वियसली पेएबल रिसीवेबल दोनों परचेज सेल से कनेक्टेड है, तो परचेज सेल से कंट्रोल्स बढ़िया रहेंगे, तो पेएबल एंड रिसीवेबल के अमाउंट भी बराबर होने चाहिए। कहना इसे ये स्टैंडर्ड चीजें चलती जाएगी। कट ऑफ जो आप परचेज के लिए लगाते हो वही सेल्स के लिए लगाते हो, तो अगर आपने सेल से कट ऑफ पढ़ा था तो परचेज का कट ऑफ डिटरमाइन करेगा पेएबल बराबर है कि नहीं है। ये सब चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। उस पर टाइम वेस्ट करिएगा ही मत। अज्यूम कीजिएगा रिसीवेबल पड़ा है, वैसा ही पेएबल लिखा हुआ है, क्या अलग पढ़ना है वो जरूर फोकस कीजिएगा। बाकी जनरल आंसर का स्ट्रेस मत लो, जो रिसीवेबल का आंसर है उसका ही ऑपोजिट पेएबल में लिख देना, ठीक है? ओके, चलो अब हमने डिस्कस क्या करना है। आइए पेज नंबर 5B.18, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। आंसर ना ऑलमोस्ट एज इट इज है जो रिसीवेबल का है, बस मैं चाहता हूं पॉइंट नंबर 17 मेरे साथ में पढ़ो। पॉइंट नंबर 17 मेरे साथ में पढ़ो, पढ़िए। वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बन के आएगा। आपने पेएबल के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजा और लेट्स से थर्ड पार्टी का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ऑडिटर ने क्या एडिशनल प्रोसीजर लगाने चाहिए? प्रॉब्लम क्या है ना, 3 पॉइंट लिख के दिया ना, ऑलमोस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। पहले डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा। पेएबल के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो एडिशनल प्रोसीजर क्या लगाएंगे? अब सुनो, पेएबल है तो क्वेश्चन नंबर 1, 31 मार्च को पेएबल था 100 करोड़, तो सर 31 मार्च के बाद में कुछ एक्चुअल पेमेंट हो गया क्या? अगर एक्चुअल पेमेंट हो गया है तो कॉन्फिडेंस आएगा 31 मार्च को पेएबल था। रीड नंबर ए, टेस्टिंग ऑफ मार्क द वर्ड सब्सिक्वेंट पेमेंट्स। मतलब हमने शायद जिनके लिए कंफर्मेशन भेजा रिप्लाई नहीं आया, उन अमाउंट्स को चेक। अब आप सोचो कंफर्मेशन लेटर किसको भेजेंगे? जिससे अमाउंट आउटस्टैंडिंग बढ़ा रहेगा। हाई वैल्यू आइटम्स को कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं, जहां पेएबल का अमाउंट बढ़ा रहेगा वही कंफर्मेशन लेटर भेजेंगे। रिप्लाई नहीं है, हमें डर क्या लगेगा? ये एक्चुअल पेएबल होगा ही नहीं, तो मैं कंपनी को क्या पूछूंगा, तुमने इसको पैसा दिया है क्या? वो बोलेगा हाँ, लेट्स से हमने पैसा दिया है। मैं बोलूंगा ओके, बैंक स्टेटमेंट निकाल, 31 मार्च के बाद में तूने इनको कब पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, डिटेल चाहिए। और तेरे जो सप्लायर है उसको पैसा मिला है ये भी मेरे को बता दो, उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए ना। हमने अगर 2 करोड़ भेजा है, सामने वाले ने 2 शेयर रिसीव किया है, ईमेल पे एक्नॉलेजमेंट तो आएगा ही ना यार। तो कहना इसे ये सब एविडेंस दिखा दो, हमें समझ में आ जाएगा कि भले वो रिप्लाई नहीं कर रहा होगा कंफर्मेशन लेटर को, बट एक्चुअली में इसको पैसा पे किया गया है ऑन 31 मार्च के बाद में। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू, इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू। दूसरा, मान लो अब आपको डर क्या है? पहला चीज तो बुक्स में 31 मार्च को पेएबल था, या तो बाद में पे कर दिया तो पेमेंट देख लूंगा, बाद में पे ही नहीं किया सर, अभी तक पेएबल दिख रहा है। अब मेरे को डर और लगेगा ये फेक परचेज हुआ तो, कि एक्चुअली में फेक परचेज है, पेएबल का अमाउंट बढ़ा के दिखा दिया होगा, इन्वेंट्री बढ़ा दिया होगा, एक्चुअली के अंदर परचेज किया ही नहीं होगा। तो अब मुझे डाउट क्या आएगा? परचेज इनवॉइस देखना पड़ेगा, गुड्स रिसीव हुआ है क्या वो देखना पड़ेगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। अब मेरे को और डिटेल में चीजें चाहिए कि एक्चुअली में ये रॉ मटेरियल खरीदा है क्या, एक्चुअली में फिनिश गुड्स डायरेक्टली परचेज किया है या नहीं किया है। क्योंकि सुनो, पेएबल अगर अमाउंट दिख रहा है मतलब आपने परचेज तो किया है, मतलब इन्वेंट्री तो बढ़ गया है, पर आपको डर क्या है? पेएबल होगा ही नहीं, मतलब परचेज होगा ही नहीं, मतलब इन्वेंट्री होगी नहीं। आपको डाउट तीनों पे आ जाएगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रीड पॉइंट नंबर बी, अग्री the detail of respective balances to the underlying vendor invoices। मतलब परचेज इनवॉइसेस निकालो, एक्चुअली में परचेज किया है क्या वो चेक करो। पहले तो क्या देखेंगे? 31 मार्च को पेएबल है, हैव यू पेड आफ्टर 31 मार्च? इफ यू हैव पेड, पॉइंट नंबर बी की जरूरत ही नहीं है। इफ यू हैव नॉट पेड, आई नीड टू चेक द परचेज इनवॉइसेस। ट्रस्ट मी, सिर्फ परचेज इनवॉइसेस सफिशिएंट नहीं होंगे, हमें देखना पड़ेगा क्या गुड्स एक्चुअली में रिसीव हुआ है क्या, क्या वो गुड्स जो रिसीव किया है हमारे बिजनेस से रिलेटेड है क्या, और वो कुछ गुड्स हमने शायद कंज्यूम भी कर लिया होगा, रॉ मटेरियल रहेगा तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए कंज्यूम भी कर लिया होगा, वो कंजम्पशन रिपोर्ट लगेगा। जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली में सामान खरीदा है, एक्चुअली में 31 मार्च को अमाउंट क्या है? पेएबल है। नंबर 3 देखिए,
प्रिपेयर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बैलेंस टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस क्या हुए हैं, क्या एक्चुअली में परचेज हुए हैं, क्या क्या एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस ऑकर हुए हैं, क्या हमें डर क्या लग रहा है, वो 31 मार्च को पेएबल दिखा रहा है पर एक्चुअली में वो परचेज किया ही नहीं होगा। इसलिए डिटेल में एनालिसिस करने का ट्राई करो और जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं वो ऑब्टेन करो ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये जो पेएबल दिख रहा है ये एक्चुअली में क्रेडिट परचेज है या नहीं। हमें डर है ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं होगा, हम चेक कर रहे हैं ऑकरेंस असर्शन। याद करो बैलेंस शीट है पर बैलेंस शीट का अमाउंट कहां से आ रहा है, ट्रांजैक्शन से। सी पेएबल कहां से आ रहा है, परचेज से। परचेज इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए क्या चेक करते हैं, ऑकरेंस। क्या चेक करते हैं, ऑकरेंस। ऑकरेंस देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, कंप्लीटनेस देखेंगे। यही तो हमें डर लग रहा है यार। इस एबीसी क्लियर टू यू? ये स्पेसिफिक आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। उधर एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं होगा कि भाई पेएबल के लिए कंफर्मेशन लेटर भेजा, रिप्लाई नहीं है, अब क्या करें। आपको आंसर ही नहीं आएगा। आप क्या करोगे पता है क्या, ये 3 पॉइंट लिखने के बजाय, बच्चों प्लीज बुरा मत मानना, ऑनेस्ट बात बोलता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू हैव सेंट डायरेक्ट कंफर्मेशन लेटर्स टू सर्टेन थर्ड पार्टीज टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। मतलब जो 31 मार्च को पेएबल दिख रहे हैं इनको कंफर्मेशन लेटर भेजा, नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव्ड, एडवाइज द ऑडिटर अबाउट एडिशनल प्रोसीजर्स। अब तुम्हें क्या होगा, ये एडिशनल प्रोसीजर याद नहीं आएंगे, तुम क्या करोगे, डायरेक्ट कंफर्मेशन के बारे में जो जो आता है वो सब लिख दोगे। यू विल राइट, ऑब्वियसली तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, कंफर्मेशन प्रोसीजर में क्वेश्चन है तो मेरे को जितना उसके बारे में आएगा सब लिख देगा। अब जो वो एग्जामिनर वाला बंदा पेपर चेक करने बैठेगा उसे तुम्हारे पॉइंट देख के सब अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, तुमने वो 3 पॉइंट लिखे ही नहीं जो उसको चाहिए। आपको क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया किस्मत हुई तो 1 नंबर, फिर तुम बोलोगे मेरे को नंबर नहीं मिलता। तुम गलत नहीं हो, बहुत गलत हो, तुमने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, तुमको समझा ही नहीं। गलत कब होता है, जब आदमी अनइंटेंशनली ऐसा कर रहा है। तुम कर रहे हो ऐसा जानबूझ के, तुम्हें पता है कि ऐसा लिखना पड़ता, फिर भी तुम मेहनत नहीं करता, नो ऑफेंस। थोड़ा उस तरीके से पढ़ो, जेन्युइनली जरूरत है। मैं आपको बार बार आइडेंटिफाई क्यों करूं, अदरवाइज व्हाई वुड आई टीच अ चैप्टर लाइक दैट। I'm not teaching, I'm just telling you that this is important, this is what you need to know to actually write this kind of answer, because ICI will ask you that way. Please understand, please understand. Is this clear to you? चलिए नाइस, आगे आ जाइए। कंप्लीटनेस कट ऑफ सिमिलर आंसर है, आप चाहिए तो पॉइंट नंबर 1 रीड कर सकते हो। कंप्लीटनेस एंड कट ऑफ सिमिलर आंसर है, जो कट ऑफ का आपको मैंने रिसीवेबल में पढ़ाया था वैसा ही पेएबल में लिखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल आई विल गो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट आ जाओ। कैन यू सी वैल्यूएशन, सडनली पढ़ते 2 पॉइंट ऑब्जर्व करना, क्या आप ऐसे 2 पॉइंट लिख पाओगे लॉजिकली? रीड 2 and 4। डोंट थिंक सिमिलर पॉइंट्स रिसीवेबल में थे? वही बोल रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से तो आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइजिंग करना आना चाहिए। मैं मानता हूं रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग के लिए हर सेंटेंस पढ़ना चाहिए, कंटेंट बढ़िया, मैं डिसएग्री नहीं करता हूं। प्रॉब्लम क्या है, अभी सब कुछ पढ़ के इस टाइम पे फायदा नहीं है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन। उसके अंदर जितनी बार सब पढ़ूंगा अच्छा है, पर जितनी बार जो मेरे को बेयर मिनिमम लिखना है वो रीड करूंगा वो ज्यादा अच्छा है। सो यू शुड नो व्हाट बेयर मिनिमम टू रीड, व्हाट बेयर मिनिमम टू राइट। अभी गुड, आ जाओ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के अंदर। अब यहां पे एक टेबल दिया है, वो देखिए। जैसे हमने टेबल बनाया था, एजिंग शेड्यूल बनाया था रिसीवेबल के लिए, ऑब्वियसली वहां पे डाउटफुल या गुड कितना था वो बाइफर्केशन था। पेएबल में डाउटफुल कुछ नहीं होता है, ये तो हमको पे करने का है, सामने वाला छीन के लेके जाएगा अपने आप।
इधर बस एक ही चीज है, उन्होंने बोला एमएसएमई के रिगार्डिंग हमें सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए, सेपरेट क्लासिफिकेशन चाहिए। तो टोटल पेएबल को दो पार्ट में डिवाइड करो, हाउ मच इज पेएबल टू सर हुम सर एमएसएमई एंड हाउ मच इज पेएबल टू ऑल अदर्स कलेक्टिवली। अच्छा इसमें भी पेएबल 31 मार्च को दिख रहा है, हो सकता है ना कुछ डिस्प्यूट्स पेंडिंग रहेंगे आपके, इस वजह से आप पे नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें से डिस्प्यूटेड वाला अमाउंट कितना है टू एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड वाला अमाउंट कितना है टू अदर्स, बाकी सेम टेबल है। द अमाउंट विच इज पेएबल विद इन लेस देन, मतलब ड्यू डेट से अभी तक 1 साल खत्म नहीं हुआ है, ड्यू डेट से 1 साल ज्यादा हो गया है बट अभी तक 2 साल खत्म नहीं हुआ है, ड्यू डेट से 2 साल के बियॉन्ड हो चुका है बट कितना नहीं हुआ है 3 साल, ऐसा बाइफर्केशन चाहिए। ऑब्वियसली समथिंग दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years द रिस्क इज वेरी हाई, शायद आप पे ही नहीं करोगे इनको, और शायद इधर इंटरेस्ट अमाउंट इन्वॉल्व बहुत बड़ा हो चुका होगा, ऐसा हमको डिस्क्लोजर देना होता है। आपको एग्जाम के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, ना कोई अमाउंट लिखने ना कुछ एनालिसिस करना है, आपको एग्जाम में टेबल बना के देना है कि भाई एजिंग शेड्यूल फॉर पेएबल कैसा दिखता है। इज दिस क्लियर टू यू? सर ये टेबल पे 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, कंपनी का पेएबल का अमाउंट, उसके रिगार्डिंग शेड्यूल 3 के अंदर एजिंग शेड्यूल का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, टेबल एज इट इज बना के देनी है। 4 मार्क का बाइफर्केशन क्या होगा? नंबर 1 एमएसएमई अदर्स बाइफर्केशन दिया है कि नहीं दिया है, फिर डिस्प्यूटेड वाला बाइफर्केशन दिया है कि नहीं दिया है, फिर अमाउंट्स के लिए पीरियड वाला बाइफर्केशन दिया है कि नहीं दिया है। दैट्स हाउ दे विल डिवाइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई नो इट्स नॉट अ रियली गुड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बट ठीक है, अभी गुड। आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है स्पेसिफिकली फॉर रिसीवेबल, जब उन्होंने एज इट इज टेबल बना के दी है तो वैसा ही क्वेश्चन वो पेएबल के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, आइए लेट्स गो नेक्स्ट, बोरोइंग्स पे आ जाइए। कम टू बोरोइंग्स। पहले आपको बोरोइंग्स पे जनरल क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए बताएंगे, फिर कुछ स्पेसिफिक कारो रिलेटेड जो क्लॉज था उसका अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे। आइए, talking about borrowings, this is loans taken by the company, this is loans taken by the company। कुछ चीजें ध्यान रखने का दिमाग में हमेशा, अगर कंपनी ने पैसा बोरो किया है, नंबर 1 किस पर्पस के लिए बोरो किया है, क्या ये बोरो करना चाहिए, इसके लिए अप्रूवल मिला था क्या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, नंबर 2। नंबर 3 जो पैसा बोरो किया है इसके रिगार्डिंग प्रॉपर लोन अग्रीमेंट्स वगैरह रहेंगे, वो लोन अग्रीमेंट देखने चाहिए। इसका हमको रीपेमेंट कैसे करना है, क्या इसका रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से हम रीपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। नंबर 4 अगर बोरोइंग से पैसा बोरो किया है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी होगा, वो थर्ड पार्टी ने आपको पैसा दिया होगा, कैन वी सेंड अ कंफर्मेशन लेटर टू थर्ड पार्टी? यस, उनको बोल सकते हैं क्या बोरोइंग का अमाउंट कंफर्म करने के लिए? हाँ। एट द सेम टाइम जब आप पैसा बोरो कर रहे हो, आप किसी न किसी एसेट को एज अ चार्ज दे रहे हो, आप किसी न किसी एसेट को एज अ चार्ज दे रहे हो, तो ये पैसा बोरो करने के लिए आपने किसी एसेट को एज अ चार्ज दिया है क्या, ये भी आप कंफर्मेशन लेटर के थ्रू थर्ड पार्टी से पूछ सकते हो। और कंपनी के पास जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस रहेगा उसमें भी चेक कर सकते हो इस बोरोइंग के अगेंस्ट में हमने ये एसेट को एज अ चार्ज दिया है। एग्जांपल, बैंक से वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी लिया, बैंक से क्या लिया, वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी लिया, उसके अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी दिया है अपनी इन्वेंट्री को, सिक्योरिटी दिया है आपके इन्वेंट्री को या डेटर्स को, तो सर प्रॉपर एक अग्रीमेंट रहेगा बैंक के साथ में, जब बताया जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री एंड एवरेज डेटर्स जो है दैट इज केप्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट, तो वो हमको अग्रीमेंट प्रॉपर से देखना चाहिए, समझना चाहिए। फिर सर कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जो पैसा बोरो किया है वो जिस पर्पस के लिए बोरो किया होगा उस पर्पस के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है ये चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी लिया है, आपने सुना ना ओडी फैसिलिटी, सीसी फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए काम में आना चाहिए, तो कहना है इसे सीसी फैसिलिटी का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के काम में नहीं आना चाहिए, सीसी फैसिलिटी का पैसा बिल्डिंग बनाने के काम में नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, इट शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइडियली ये सब चीजें देखनी होगी, क्या जो पर्पस के लिए पैसा बोरो किया है सही पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा कंपनी ने बोरो किया, फिर ये पैसा हमने एज अ लोन दे दिया पेरेंट कंपनी को, subsidiary is borrowing money, then this money is given as a loan to the parent company and the money is being used by whom sir? Parent company, या कोई joint venture के लिए पैसा यूज किया होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है सर, ये सब हमको चेक करना पड़ता है इन केस ऑफ बोरोइंग्स। आइए कुछ पॉइंट्स को मार्क करवाता हूं, एक बार रीड कीजिए। जनरल आंसर लिखना बहुत आसान है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या दिमाग लगाने का है आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आइए मार्क सर्टेन पॉइंट्स। 5B.11, are you there? Read point number 1.
क्या रिव्यू करेंगे? बोर्ड मिनट्स, कि जो भी नए लेंडिंग अग्रीमेंट्स हैं उनके लिए सर हमको मीटिंग्स के अंदर कंसेंट या अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है वो चेक करना पड़ेगा। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? नेक्स्ट, रीड पॉइंट नंबर 5। यू शुड रोल आउट, मतलब सेंड व्हाट सर? इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन टू द लेंडर्स। क्या 505 लगाने के लिए बोल रहा है? इस पॉइंट नंबर 1 and 5 क्लियर टू यू? नेक्स्ट, रीड पॉइंट नंबर 8। अगर कोई पैसा आपने बोरो किया, बाद में उसका रीपेमेंट आपने कर दिया, जब पैसा बोरो किया था आपने कोई एसेट को ऐसे चार्ज रखा होगा, सिक्योरिटी रखा होगा, अब जब उसको रीपेमेंट कर रहे हो तो एसेट भी फ्री होकर आ जाना चाहिए। When the debt is retired, ensure that a discharge is received on assets, जिसको हमने एज अ सिक्योरिटी पहले दिया होगा। मतलब आपने पैसा बोरो किया, उसके अगेंस्ट एसेट को एज अ सिक्योरिटी दिया, अब अगर रीपेमेंट कर दिया है तो एसेट भी डिस्चार्ज होके हमारे पास में आ जाना चाहिए। लॉजिकल लगता है कि नहीं लगता? एकदम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन केस ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, बिल्कुल बेसिक्स आंसर लिख करके दिया है, पढ़ के 2 मिनट में खत्म कीजिए। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ ही नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा कंटेंट ही नहीं है यहां पे। जनरल से 3 पॉइंट लिख के दिए, रीड करके उड़ा दो एक बार। ठीक है, तो नीचे आइए। वैल्यूएशन, इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट में 5 मार्क करना है। AS11 वाला पॉइंट है। इफ द बोरोइंग इज इन फॉरेन करेंसी, ऑब्वियसली प्रॉपर रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा एज पर AS11 ऑन 31 मार्च। लॉजिकल लगता है? नंबर 1 पॉइंट में 3 को मार्क कर लीजिएगा। अब अगर पैसा बोरो किया है तो इंटरेस्ट पेएबल वगैरह रहेगा, या आप कोई अर्ली रीपेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला होगा, तो सर वो चीज का प्रॉपरली अकाउंटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, अदर प्रोसीजर्स में आ जाइए, मार्क कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 3 को मार्क कीजिएगा। वेयर इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स फॉलिंग ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली थ्रू अ फुटनोट। ऐसा होता है, याद कीजिएगा। कारण में एक क्लॉज भी है जो बोलता है 31 मार्च को हमने जो बुक्स में दिखाया है लोन्स का अमाउंट, बोरोइंग का अमाउंट, उनके अगेंस्ट इंटरेस्ट पेबल रहेगा विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। जितना भी टोटल इंटरेस्ट पेबल है वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट माई करंट लाइबिलिटीज, दैट इज नथिंग बट माई करंट लाइबिलिटीज। बोरोइंग जो है, लोन का रीपेमेंट पूरा का पूरा 12 महीने में नहीं करना होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट से बहुत कम करना होगा, बट इंटरेस्ट रीपेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास में वो 12 महीने में इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट्स है कि नहीं ये चेक करना पड़ता है। हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है कि नहीं वो चेक करना होता है। तो भले ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी, उनके अगेंस्ट में अगले 12 महीने में कितना इंटरेस्ट पे करना है ये क्लियरली पता होना चाहिए, बिकॉज दैट विल बिकम पार्ट ऑफ माई करंट लाइबिलिटीज। लॉजिकल है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, examine whether requirement of applicable statute regarding creation and registration of charges has been complied with। सुनिए, आपने जब पैसा बोरो किया तो नॉर्मली आपको अपना एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ऐसा थोड़ी करोगे, आपने बिल्डिंग के ओरिजिनल पेपर लिए, तेरे पास रख ले, कम कर। आप बोलोगे एक प्रॉपर मॉर्टगेज डीड बना। क्या बोलोगे? प्रॉपर मॉर्टगेज डीड बना। वो मॉर्टगेज डीड के अंदर लिखेंगे कि ओरिजिनल पेपर हम बैंक को दे रहे हैं। ये ओरिजिनल पेपर को बैंक यूज तभी कर सकता है जब हम लोग डिफॉल्ट करते हैं। मतलब जो भी एप्लीकेबल लॉ या रेगुलेशन है उसे हमने क्या करना चाहिए? कंप्लाई करना चाहिए। वी विल गो टू द बैंक, वी विल बोरो मनी, बैंक विल से गिव योर एसेट एज अ सिक्योरिटी, वी विल से ओके लेट्स गेट अ मॉर्टगेज डीड साइन, लेट्स गेट अ मॉर्टगेज डीड साइन। प्रॉपर मॉर्टगेज डीड बनेगा, उसका साइन होने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके ओरिजिनल पेपर्स आप उनको दोगे, वरना कंपनी अपने ओरिजिनल पेपर्स फालतू में उनको नहीं देगा। रिस्क कंपनी के लिए बढ़ जाएगा। बैंक तो ओरिजिनल पेपर्स अगर होल्ड करता है तो राइट स्टैब्लिश कर लेगा बेचने के लिए, बट वो राइट टू सेल शुड अराइज ओनली इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द कंपनी। ये आपको पता होना चाहिए। फिर सर, इफ द बोरोइंग इज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, पॉइंट नंबर 9 को मार्क कीजिएगा। विल यू कीप इन माइंड AS18?
इफ द बोरोइंग इज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी इट शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में 10% पे पैसा मिल सकता है, रिलेटेड पार्टी से आपने 23% पे पैसा बोरो किया है, 23% पे बोरो करना इट इज एज गुड एज सेइंग कि हम डूब जाएंगे तेरे को 23% देते जाएंगे। तो रिलेटेड पार्टी की बुक्स अच्छी दिखेगी, हमारी बुक्स बहुत खराब दिखनी शुरू हो जाएगी। या हमने पैसा बोरो कर लिया 3% पे, मार्केट रेट इज 12%, कहने से वो भी गलत होगा। दोनों केस के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बराबर से हुए कि नहीं हुए चेक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? मार्क पॉइंट नंबर 13, जिस पर्पस के लिए पैसा बोरो किया है क्या उस पर्पस के लिए ही पैसे का इस्तेमाल किया है क्या? मतलब देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी बोरोइंग, वेदर द मनी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस और नॉट, आई शुड कीप दैट इन माइंड। क्या आपको लॉजिकल लगता है? ये सबसे आप कोई भी 5-6 पॉइंट जनरल आंसर के लिए, किधर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है, जनरल 5-6 पॉइंट लिखने के लिए आपको बस ये पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए। अब सर पूरा फोकस करेंगे सीधा का सीधा, इधर आ जाइए इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर, पेज नंबर 5B.15। बिफोर आई टीच यू दीज इंपॉर्टेंट नोट्स, एक काम कीजिए, कम टू योर मॉड्यूल्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए फटाफट से। We'll come back here. Come to page number 8.6. 8.6. You'll see Caro 2020 clause number 9. Caro 2020 clause number 9. 8.6. 8th chapter is your audit report chapter. Audit report में आपको सारा 700, 701, 705, 706 पढ़ाया है। इसके अलावा दो चीजें और है, एक है कारो 2020, दूसरा है सेक्शन 143। एक क्या है? कारो 2020, दूसरा है सेक्शन 143। दोनों में से इस बोरोइंग रिलेटेड कुछ दो चीजें हैं, वो पहले स्पेसिफिकली बता रहा हूं। कारो इज एप्लीकेबल फॉर द ऑडिटर, मेरे ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एज अ एनेक्शन इंक्लूड करते हैं। कारो में एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 9। लुक एट द नेम ऑफ क्लॉज नंबर 9, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अब अगर कंपनी ने पैसा बोरो किया है, उसके रीपेमेंट में कंपनी क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है, तो हमें कारो में कुछ रिपोर्टिंग देना होता है। क्या क्या रिपोर्टिंग है सुनिएगा। सबसे पहले हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, इस कंपनी ने कुछ पैसा बोरो किया। हम जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, इस कंपनी ने कुछ पैसा बोरो किया, तो इस कंपनी ने जो पैसा बोरो किया है उसके अगेंस्ट में कुछ एसेट को एज ए सिक्योरिटी दिया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा बोरो करते वक्त एक लोन अग्रीमेंट साइन किया होगा। उस लोन अग्रीमेंट में आता है रीपेमेंट शेड्यूल। क्या आता है? रीपेमेंट शेड्यूल। मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा, प्रिंसिपल का पेमेंट कैसे होगा, हमें देखना है क्या कंपनी टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहा है क्या। अगर कंपनी टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं करता है तो मेरे को एक टेबल बना के डिटेल्ड डिस्क्लोजर देना होता है। कंपनी ने 4 बैंक के अलग अलग लोन्स हैं जिसके अंदर अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, जो इन्होंने टाइमली पे नहीं किया है, ये कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, लेंडर वाइज मतलब हर एक लेंडर से कितना पैसा लिया था जिसका रीपेमेंट टाइम पे नहीं हुआ है, लेंडर वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करने होते हैं। एंड मैनेजमेंट के रीजंस क्या हैं, वो लॉजिकल रीजंस पूछ करके लिख के देने होते हैं। रीड नंबर ए विथ मी, वेदर कंपनी हैज defaulted in repayment of loans or borrowings। अगर हां तो सर हमें पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। देखिए, नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम ऑफ द लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, कितने टाइम से डीले चल रहा है फ्रॉम द ड्यू डेट, एंड सर रिमार्क्स कि हमको क्या लगता है मैनेजमेंट ने क्यों ये रीपेमेंट्स नहीं किए ऑन अ टाइमली बेसिस। ये बोरोइंग के रिगार्डिंग हमें क्या देना होता है? डिस्क्लोजर देना होता है। कहां पर देना होता है? हमारे ऑडिट रिपोर्ट में अलोंग विद अ एनेक्सर दैट इज कॉल्ड एज कारो। कारो के अंदर क्लॉज नंबर 9 इज ऑन बोरोइंग्स। इस पॉइंट नंबर ए क्लियर टू यू। नंबर बी देखिए, क्या जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, लेट्स से आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अदानी ग्रुप, उस कंपनी को क्या किसी बैंकर ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक लेटर देकर के बोल दिया क्या दैट यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर? उनको एक लेटर देकर के बोल दिया यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है तुम्हारे पास में पैसा था, इंटेंशन भी था, पर तुमने फिर भी डिफॉल्ट किया और पेमेंट नहीं किया। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं था फिर तुम डिफॉल्ट करो, हम समझ सकते हैं, पर तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपने रीपेमेंट टाइमली बेसिस पे नहीं किया और बार बार रीपेमेंट नहीं किया, रिमाइंडर देने के बावजूद भी
आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगता है तुम जानबूझ के कर रहे हो तो वो आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकता है। इसका मतलब है अगली बार जब पैसा बोरो करने के लिए जाएंगे तो आपका क्रेडिबिलिटी मार्केट में पुअर हो जाएगा, कोई भी आसानी से पैसा नहीं देगा। नंबर भी देखिए, वेदर कंपनी इज declared as a willful defaulter by any bank or a financial institution। क्या पॉइंट नंबर ए एंड बी समझ में आ रहा है? ये सब कारों में लिखा है, ये सब कुछ शेड्यूल 3 के अंदर भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में आना चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा और अपने रिपोर्ट में कहां इंक्लूड करेगा? कारों के अंदर क्लॉज नंबर 9 में। रीड पॉइंट नंबर सी, वेदर टर्म लोन जो पैसा लिया है जिस पर्पस के लिए लिया था क्या उस पर्पस के लिए यूज किया है? अगर पैसा डाइवर्ट किया है, किसी और पर्पस के लिए यूज किया है तो बताना पड़ेगा हां सर पैसे का इस्तेमाल उस पर्पस के लिए नहीं हुआ जिस पर्पस के लिए पैसा बोरो किया गया था। इज एबीसी क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर डी इज सिमिलर। क्या ऐसा तो नहीं है शॉर्ट टर्म बेसिस का पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज हो रहा है? एग्जांपल दिया, कैश क्रेडिट फैसिलिटी का पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। सीसी फैसिलिटी वर्किंग कैपिटल के लिए होती है ना कि फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज एबीसीडी क्लियर टू यू? इज एबीसीडी क्लियर? थोड़ा लॉजिकल लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो यहां तक आए तो एक पॉइंट और पढ़ा देते हैं। रीड नंबर ई, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी ने जो पैसा रेज किया है इस पैसे का इस्तेमाल किसने किया है? टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जेवीज। मतलब पैसा बोरो आप कर रहे हो बट यूज किसी और पर्पस के लिए किया जा रहा है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा समझ में आया है क्या? अब सुनिए, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये रिक्वायरमेंट्स कुछ कुछ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है टू डिस्क्लोज इन शेड्यूल 3। ऑडिटर सब चेक करेगा, ऑडिटर के लिए सबके सब एप्लीकेबल है टू रिपोर्ट इन कारो। बट एक्चुअली में मेजर रिक्वायरमेंट किसका है? मैनेजमेंट का है। उन्होंने क्या करना चाहिए? शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर देना चाहिए। थोड़ा बात समझ में आया क्या? इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, वो भी आपको पढ़ा देता हूं। ऊपर आइए, रीड कारो क्लॉज नंबर 2, कम टू इन्वेंट्री। आई नो मतलब ऐसा रैंडम पर मैं अज्यूम कर रहा हूं आप फास्ट ट्रैक में हो, रिवीजन में हो, एक आध बार तो कारो पढ़ा है जिंदगी में। मैं कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं रादर देन टीचिंग यू व्हाट इज कारो हियर, दैट्स माय जॉब। इन्वेंट्री में आइए, सीधा पॉइंट नंबर बी को पढ़िए। ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, ये पॉइंट क्या बोलता सुन लीजिए। जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं ना, उन्होंने बैंक के पास जाकर के वर्किंग कैपिटल का फैसिलिटी लिया है, मतलब सीसी फैसिलिटी लिया है, एंड द अमाउंट इज मोर देन 5 करोड़, एंड द अमाउंट इज मोर देन 5 करोड़। सुनिए, जनरली कॉमन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक बैंकिंग कंपनी के पास में गया, मेरे को वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए, सीसी फैसिलिटी चाहिए 5 करोड़ के बियॉन्ड, बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा। जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट को सिक्योरिटी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? करंट एसेट को सिक्योरिटी। अब करंट एसेट में दो ही मेजर चीजें होती है, एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है डेटर्स। मेजर फोकस होता है इन्वेंट्री के ऊपर। किसके ऊपर होता है? इन्वेंट्री। तो अज्यूम कर लो इफ इन्वेंट्री इज गिवन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ वर्किंग कैपिटल लिमिट, तो नॉर्मली जिस कंपनी ने पैसा बोरो किया है, जिस कंपनी ने पैसा बोरो किया है, उसको अपने इन्वेंट्री के क्वार्टरली रिटर्न्स, अपने इन्वेंट्री के क्वार्टरली रिटर्न्स सबमिट करने होते हैं बैंक को। किसको सबमिट करने होते हैं? बैंक को। वापस से, कंपनी XYZ ये गया बैंकिंग कंपनी के पास, बैंकिंग कंपनी ने इसको सीसी लिमिट दिया लेट्स से 6 करोड़ का, एनीथिंग अबव 5 करोड़ इज कवर्ड, ध्यान रखना। 6 करोड़ का लिमिट दिया इन्होंने। एज अ सिक्योरिटी क्या दिया? सिक्योरिटी इज गिवन एज अ इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री को दिया है? एज अ सिक्योरिटी। अब ये इन्वेंट्री का अमाउंट तो बदलता रहता है ना, इसीलिए बोला है ये कंपनी जो है XYZ बैंकिंग कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेंट्री के रिटर्न्स बना करके देते जाएगा कि हमारे हर क्वार्टर में इन्वेंट्री के नंबर्स में कितना बदलाव आ रहा है। रिमेंबर, इन्वेंट्री का वैल्यू शुड बी मोर देन 6 करोड़, इसलिए उसने 6 करोड़ का उसके अगेंस्ट में क्या दिया होगा? सीसी फैसिलिटी दिया होगा। आप हो XYZ के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप हो XYZ के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आपको देखना है ये जो इन्वेंट्री के रिटर्न्स आप बैंक को दे रहे हो ना, ये बराबर है कि नहीं है। तो आपको देखना है वेदर द इन्वेंट्री का रिटर्न्स सबमिटेड बाय द कंपनी टू द बैंकिंग कंपनी आर दे अप्रोप्रिएट और नॉट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होते कि नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं है फेक इन्वेंट्री के रिटर्न्स बना करके दे रहा होगा सीसी फैसिलिटी लेने के लिए, तो कंपनी के रिटर्न्स को आपको चेक करना होता है। रीड पॉइंट नंबर बी विथ मी, वेदर ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर company has been sectioned working capital limit in excess of 5 crore rupees। अगर हां
और आपने सिक्योरिटी दिया है करंट एसेट्स को, उसके अंदर फोकस ऑब्वियसली किस पे रहेगा, इन्वेंट्री को। वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद द बैंक आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये चेक कौन करेगा, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा। और रिपोर्ट किधर करेगा, कारो के क्लॉज नंबर बी के अंदर। किधर रिपोर्ट करेगा, कारो के क्लॉज नंबर बी के अंदर। समझा क्या? वापस से, बोरो कौन कर रहा है, XYZ। किससे बोरो कर रहा है, बैंक से। क्या लिया है, वर्किंग कैपिटल लिमिट बियॉन्ड हाउ मच सर, 5 करोड़ रुपीस। अमाउंट इज बियॉन्ड 5 करोड़ एंड उसने सिक्योरिटी क्या दिया है, कुछ करंट एसेट्स, एग्जांपल इन्वेंट्री इस केस में। तो इन्वेंट्री के क्वार्टरली रिटर्न्स XYZ प्रोवाइड करेगा किसको, बैंक को। वो इसका ऑडिटर, किसका ऑडिटर, XYZ का ऑडिटर आगे चेक करेगा इन्होंने बैंक को जो रिटर्न दिए वो बराबर है कि नहीं है, आर दे मैचिंग विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट। ये हमें कारो के क्लॉज नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? अब एक काम करो, बोरोइंग में आओ, इंपॉर्टेंट नोट्स में आओ, पहले 3 नोट्स पढ़ो मेरे साथ में। टेल मी पेज नंबर गाइस, 5B पॉइंट 5B.15 देखो। नोट नंबर 1, whether company has borrowing from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, it shall disclose the following। कंपनी क्या डिस्क्लोज करेगा, whether quarterly returns or statement filed by the company are in agreement with the books of accounts। अगर नहीं डिफरेंसेस है तो क्या reconciliations and summary देना चाहिए, yes। मतलब वो मैच होते हैं कि नहीं होते, ये तो ऑडिटर चेक करेगा और ऑडिटर उनको बोलेगा कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका प्रॉपर रिकंसिलेशन करके समरी प्रेजेंट कीजिए। इट्स अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ऑडिटर विल चेक दिस। कहां से आ रहा है ये, कारो के क्लॉज नंबर 2 से आ रहा है। कहां से आ रहा है, कारो के क्लॉज नंबर 2 से आ रहा है। इधर अमाउंट नहीं लिखा हुआ, कारो के क्लॉज नंबर 2 में अमाउंट भी लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल का लिमिट है बियॉन्ड 5 करोड़, 5 करोड़ के बियॉन्ड है, तो नॉर्मली कारो के अंदर रिपोर्टिंग करना होता है। इज दिस क्लियर टू यू? नंबर 2 देखो, विलफुल डिफॉल्टर, where a company is declared a willful defaulter। कौन डिक्लेयर करेगा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ऐसा है, सो व्हाट इज द डेट, कब उनको डिक्लेयर किया, एंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, मतलब नेचर ऑफ डिफॉल्ट क्या है, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट क्या है, किस वजह से वो एक बैंकिंग कंपनी ने उनको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, वो डिटेल्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? कहां से आ रहा है ये, कारो के क्लॉज नंबर 9 से आ रहा है, हम वहां से पढ़ के आए हैं। क्लॉज नंबर 9 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिस्क्लोजर्स आते हैं, पता होना चाहिए आपको। कारो का क्लॉज पता रहेगा तो ये आपको बहुत लॉजिकल लगेगा। नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देखिए, वेयर एनी चार्जेस और सेटिस्फैक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड रीजन से। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना, हम किसी भी एसेट को एज अ चार्ज रखते हैं तो हमको आरओसी को सबमिशन भी देना होता है, तो अगर वो एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, एडिशनल पीरियड के लिए डिस्क्लोजर्स मांगेगा तो हमको देने पड़ेंगे। अब आइए नंबर 4 के ऊपर, ये 4th डेंजरस है। बिफोर आई गो टू 4th, एक बार 5 पढ़ लीजिए। रीड नंबर 5। 4th अलग डायरेक्शन से आ रहा है, बताता हूं, पहले 5 पढ़िए, अगले पेज पे मिलेगा। 5B.17, वेयर कंपनी हैज नॉट यूज्ड बोरोइंग फॉर द स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए उसने लिया था। याद है क्या, पैसा उस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए जिस पर्पस के लिए आपने बोरो किया है। क्या हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा द डिटेल्स कि हमने पैसा लिया कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, पर हालत इतनी खराब थी कोई ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी उसको यूज करना पड़ा, तो कहना इसे अगर हमने सही पर्पस के लिए यूज नहीं किया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इस नोट नंबर 5 क्लियर टू यू? ये भी कहां से आ रहा है, क्लॉज नंबर 9 से आ रहा है क्या? कहना इसे आपको 4 नोट समझे होंगे, यस और नो? अब आ जाओ नोट नंबर 4 के ऊपर। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार 143 का रूल नंबर 11 का एक क्लॉज रिवाइज करवाता हूं। वो क्लॉज अगर रिवाइज होगा तो ये नोट आपको समझेगा। सुनिए वो क्लॉज क्या बोलता है। पेज नंबर 8 पॉइंट 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर J 8.11। अब 8.11 पे आ जाइए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं 2 मिनट के लिए। 8.11 कैन यू सी रूल नंबर 11? दिस इज कमिंग फ्रॉम 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर J। ठीक है, एक टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जब ये ऐसा अमेंडमेंट आया था और एग्जाम में आ भी गया था क्वेश्चन।
क्या हो गया? ये एग्जाम में आ भी चुका, मेरे को मालूम है। जिस जिस रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट था, उसी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। इंटर में भी पूछा था, फाइनल में भी पूछा था। ठीक है, 2 मिनट स्पेंड करना। वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इससे कैसे कनेक्टेड आपको समझाता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉज नंबर डी के बारे में। किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? क्लॉज नंबर डी के बारे में। सुनिए 2 मिनट के लिए। Have you heard of a concept called as ultimate beneficial owner, UBO? मतलब सर, कंपनी 1 ने पैसा दिया कंपनी 2 को, उसने पैसा दिया 3 को, उसने दिया 4 को, उसने दिया 5 को, उसने दिया 6 को, फिर 6 कुछ इन्वेस्टमेंट करता है या लोन देता है, कुछ भी करता है, बट द मनी इज फ्लोइंग फ्रॉम वेयर सर? यहां से। भले ऐसा लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट नंबर 6 ने किया है, बट एक्चुअली में पैसे का चेन कहां से आ रहा है? नंबर 1 से आ रहा है। कैन आई से हु इज अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर? नंबर 1। बराबर है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। दिस इज क्रिएटिंग लेयर्स, ताकि आपको पता ना चले ओरिजिनल सोर्स ऑफ मनी क्या था। आपका ओरिजिनल सोर्स से फोकस ही हट जाए, आपको पता ही ना चले कि कंपनी 1 का पैसा है, आपको लगेगा कंपनी 6 का पैसा है। बहुत ज्यादा हो गया तो आप 3-4 तक पहुंचोगे आप, पर ओरिजिनल कंपनी तक नहीं पहुंच पाओगे। ये एक मैकेनिज्म यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये क्लॉज क्या बोलता है सुनिएगा। अगर सर आप एज अ कंपनी है जिसके ऑडिटर है लेट्स से मिस्टर ए, as a company you are the auditor for the company Mr. A, you should obtain a WR, you should obtain a WR। किससे ऑब्टेन कीजिएगा सर WR? ऑब्वियसली कंपनी के मैनेजमेंट से। किससे ऑब्टेन करोगे WR सर? कंपनी के मैनेजमेंट से। कि भाई कंपनी ने ना ही कोई पैसा एज अ लोन के फॉर्म में दिया है, ना ही कोई एडवांस दिया है, ना ही कोई सिक्योरिटी दिया है, ना ही कोई लेट्स से गारंटी दिया है। कुछ भी टर्म्स यूज कर लो। द मनी इज नॉट गिवन एज अ लोन, एज अ एडवांस, एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी टू अनदर एंटिटी। अभी अनदर एंटिटी जो है वो कुछ भी हो सकता है। अनदर एंटिटी कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अनदर कंपनी, इट कैन बी LLP। मतलब जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उस कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पैसा लोन के फॉर्म में, एडवांस के, अच्छा ये पैसा आपके पास कहां से है फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास भी पैसा लोन से आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। मतलब हम क्या जानना चाहते हैं, आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए। क्या लिख के दीजिए? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि आपने जो हमें बताया है इसके अलावा कोई भी ना लोन के फॉर्म में पैसा दिया है, ना एडवांस के फॉर्म में पैसा दिया है, ना सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा दिया है, ना कोई इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पैसा दिया है टू अनदर एंटिटी, जिस एंटिटी ने शायद किसी और को एडवांस में पैसा दिया होगा, किसी और को लोन के फॉर्म में पैसा दिया होगा। मतलब इनडायरेक्टली हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर? द कंपनी यू आर डूइंग द ऑडिट। मतलब आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए यूबीओ नहीं है, ये हमें लिख के दीजिए WR में। जहां जहां है वो आपने हमको बता दिया होगा। जो आपने हमको बताया है इसके अलावा फॉर एनी ट्रांजैक्शन यू आर नॉट द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, ये आप हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख के दीजिए। ये कंपनी के मैनेजमेंट से हमें ऑब्टेन करना होता है दैट दे हैव नॉट गिवन एनी मनी एज अ लोन, एडवांस, सिक्योरिटी टू अनदर एंटिटी, जिसने शायद पैसा किसी और को दिया होगा। क्योंकि उस केस में अल्टीमेटली पैसा कहां से आया? इस कंपनी से आया है। तो सर अल्टीमेटली हम किसके ऑडिटर हैं? इस कंपनी के ऑडिटर हैं। तो हम उसके मैनेजमेंट से लिखवा के लेना चाहते हैं क्या कोई ऐसा हुआ तो नहीं है। अगर हुआ है तो आप हमें बता दीजिए, नहीं हुआ है ऐसा लिख के दे दीजिए दैट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दिस शुड बी रिटन बाय द कंपनीज मैनेजमेंट एंड गिवन टू यू एज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब सुनो, 2 चीजें। आपने किसी को पैसा दिया है, प्रॉब्लम क्या है? आपके पास ये पैसा भी कहीं ना कहीं से आया होगा। If you have given this money to someone, that means you would have received this money from someone. तो या तो आपने पैसा बोरो किया होगा, फिर उस पैसे को इस प्रोसेस में लेके आया होगा। इसीलिए बोरोइंग के पीछे एक डिस्क्लोजर दे दिया है। Is there a case that you as a company borrowed money from a bank? मैं बैंक के पास जाके 100 करोड़ का लोन देता हूं, फिर ये पैसा मैं किसी दूसरे पर्सन को एज अ लोन, एडवांस, इन्वेस्टमेंट देता हूं, जो किसी और पर्सन को देता है वो किसी, मतलब बेसिकली ये जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कॉन्सेप्ट है ये शुरू कहां से हो रहा है? उस पैसे से जो मैंने बोरो किया है।
कहां से शुरू हो रहा है? उस पैसे से जो मैंने बोरो किया है। इसीलिए यहां बोरोइंग के पीछे लिखा हुआ है, हैव यू बोरोड एनी मनी दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस? इफ यस, डिस्क्लोजर देना चाहिए। दूसरा चीज, क्या ऐसा हो सकता है हमने बोरोइंग नहीं किया सर, हमने नए शेयर इशू किए? हमने क्या किया? नए शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम। शेयर इशू किए एट अ प्रीमियम, तो क्या ना इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नया पैसा आया होगा, इस बार उस पैसे को यूज कर लिया होगा इस पर्पस के लिए। मतलब पर्पस समझ में आ गया। द मनी का सोर्स कैन बी बोरोड फ्रॉम समवन और दिस कैन बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम व्हेन यू वुड हैव इशूड शेयर्स। दोनों केस में हम चाहते हैं आप प्रॉपर रिपोर्टिंग दें कि भाई ये पैसा यहां से आया था, हमने लोन के फॉर्म में लिया था, फिर हमने उसको एज अ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर किसी को दे दिया है। समझा क्या? दिस इज वन सिनेरियो। अब दूसरा हो सकता है जो इससे कनेक्टेड नहीं है फिर भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपने पैसा बैंक वगैरह से बोरो नहीं किया, इस बार आप पैसा देने के बजाय पैसा रिसीव कर रहे हो, तो कैन आई से दिस लोन एंड ऑल इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। दिस लोन एंड ऑल इज रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड उन्होंने किसी और के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन्होंने, तो कहना इसे दोनों का दोनों डिस्क्लोजर आना चाहिए। ये चीज रिक्वायरमेंट है 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे का। एक पॉइंट पढ़ा देता हूं, रीड कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड ही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, एक बार वो भी रीड कर लीजिएगा। देखो, वेदर कंपनी हैज represented, management has represented to the best of their knowledge and belief other than disclosed in notes no funds, मतलब जो हमने डिस्क्लोज किया उसके अलावा कोई भी फंड्स ना तो एडवांस दिया है, ना लोन के फॉर्म में दिया है, ना इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। अब सुनो, ये जो पैसा हम लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, एडवांस के फॉर्म में दे रहे हैं, ये आ कहां से रहा है? या तो ये क्या होगा? बोरोड फंड्स होगा, या हमारे पास पैसा कहां से आ रहा होगा? शेयर प्रीमियम के फॉर्म में आ रहा होगा, या ये कोई भी और सोर्स से आ सकता है। मतलब सर आपने मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर लेना है कि भाई जो जो आपने हमको बताया है इसके अलावा आप हमें लिख के दीजिए, नो फंड्स हैव बीन लोन्ड, इन्वेस्टेड और गिवन टू एनीवन बाय द कंपनी टू एनी पर्सन, गिवन बाय द कंपनी टू एनी पर्सन, चाहे वो फॉरेन एंटिटी है, कोई भी इंटरमीडियरी है, चाहे आपने राइटिंग में लिख के दिया है नहीं दिया है, पर उसने अगर किसी और जगह पे लेंड किया है, इन्वेस्ट किया है, तो माना जाएगा आप क्या है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये आप हमें लिख के दीजिए, किधर? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। ये 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे का रिक्वायरमेंट है। ये सर हमारे चैप्टर 5 से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं बोरोइंग्स, तो वो बोलता है ये पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, कहीं पैसा बोरो तो नहीं किया है, ये पूरे ट्रांजैक्शन के लिए शेयर प्रीमियम का पैसा तो आप यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो इन पूरे सेम दो क्लॉजेस ए एंड बी जो है ना, दोनों के दोनों, इसको कहां यूज कर रहा है? चैप्टर नंबर 5 के अंदर यूज कर रहा है। अब आ जाइए 5 के अंदर, आपको समझाते हैं वो नोट का मतलब क्या है। 5B पॉइंट 16 देखिए, देखिए क्या लिखा है। अतुल को थोड़ा सा ये क्रोमा करेक्ट करने के लिए, अभी ठीक लग रहा है? क्रोमा दिख रहा है यहाँ पे क्रोमा ठीक कर दे। मैं लेक्चर चालू कर रहा हूँ, कंटिन्यू रख रहा हूँ। हाँ, where company has advanced or loaned or invested either borrowed funds or, ऐसा लग रहा है सेम रिपीटेड है पूरा का पूरा, इट्स ऑल रिपीटेड। बेसिकली डिस्क्लोजर चाहिए कि कहीं जो पैसा बोरो किया था ना वो तो नहीं यूज किया आपने, अगर किया है तो मेरे को उसका डिस्क्लोजर चाहिए, कितना पैसा दिया है, कितना फर्दर पैसा दिया है, वो पैसे का फेमा के रिगार्डिंग, कंपनी सेक्ट के रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस है वो किया है कि नहीं किया है। यही तो सुनो, जो डिस्क्लोज किया है वो ठीक है, जो डिस्क्लोज नहीं किया है फिर भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर 6 के अंदर। समझा क्या? इस बार पैसा दिया है, नंबर बी में पैसा रिसीव किया है, तो ऑब्वियसली इधर रेलेवेंट नहीं है, इट शुड बी ओनली ए शुड बी रेलेवेंट, क्योंकि इसमें पैसा बोरो करके आपने दिया है, जो रिसीव किया उसका इधर रेलेवेंस ही नहीं है। कट मत करना, वो मॉड्यूल में आईसीआई ने कॉपी पेस्ट किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। दिस इज रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज
इफ यू हैव रिसीव्ड देन बोरोइंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है. ओके, यू शुड नो नंबर ए. समझा क्या? सेम चीज शेयर प्रीमियम में कॉपी पेस्ट है. आ जाओ, कम टू शेयर प्रीमियम, पेज नंबर 5B.7. एब्सोल्युटली कंट्रोल से कंट्रोल भी, क्योंकि इस बार पैसा बोरोड फंड के बजाय शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूज कर रहे हो. देखो 5B.7 नोट नंबर 1, वेदर कंपनी हैज एडवांस लोन इन्वेस्टेड ईदर बोरोड और शेयर. इट्स एब्सोल्युटली सेम पॉइंट रिपीटेड हियर, क्योंकि इस बार वो शेयर प्रीमियम की वजह से यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा है. समझा क्या? कंटेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ये नोट्स पढ़ के डरना मत, कुछ भी नहीं है इसमें. पहले 143 सब सेक्शन क्लॉज नंबर जे पढ़ना, जो क्या बोलता है मैनेजमेंट से WR लो कि तुमने जो हमें बताया है इसके अलावा ना आपने किसी को लोन के फॉर्म में पैसा दिया है, ना एडवांस के फॉर्म में पैसा दिया है, ना इन्वेस्टमेंट गारंटी के फॉर्म में पैसा दिया है. ये पैसा तुमने कहीं से बोरो किया होगा, या ये पैसा शेयर प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहेगा वो यूज किया होगा, जो सर अल्टीमेटली कहीं और गया है. यू आर द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर. ऐसा नहीं हुआ है, ये मैनेजमेंट से लिखवा के लो. और अगर ऑब्वियसली ऐसा हुआ है तो उसका नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना कि हमने पैसा बोरो किया था, वो अल्टीमेटली गया कहीं और है. हमने जो पैसा शेयर प्रीमियम के फॉर्म में रिसीव किया था वो गया कहीं और है, उसका रिपोर्टिंग आपको यहां देना पड़ेगा. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? इसलिए पहले 143 सब सेक्शन से क्लॉज नंबर जे रिवाइज करना, फिर इधर आना. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग आस्क्ड नाउ इज वेरी लो. जब पहला अटेम्प्ट में अमेंडमेंट था तब आ गया क्वेश्चन ऑलरेडी, तो मेरे को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम लगता है. अभी गुड, लेट्स गो टू रिजर्व सरप्लस. कुछ नहीं, टाइम पास एक चीज पढ़ लेते. सिर्फ एक पॉइंट नंबर 4 रहेगा पीएनएल के अंदर, 5E.9. Are you there? ये पढ़ लेते हैं. पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? सर, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद में कोई डिविडेंड प्रपोज किया गया है, विच इज वेरी वेरी कॉमन, प्रपोज डिविडेंड, तो सर उस केस में एएस और इंडेस दोनों बोलते हैं डू नॉट कंसिडर दिस एज अ एडजस्टिंग इवेंट. इसका सिर्फ आपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना चाहिए. पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट शुड नोट दैट एज पर AS4 और Ind AS 10, इफ डिविडेंड टू होल्डर्स आर प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एन एंटिटी शुड नॉट रिकॉग्नाइज दोज डिविडेंड्स एज लायबिलिटी. उसको हमने क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना चाहिए. इज दिस क्लियर टू यू? बस उतना ही ये चीज है, बाकी कुछ भी ग्रेट नहीं है. इधर बाकी क्वेश्चन जो आ सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ सकता है, आपको बता देंगे उसका पैसा किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए. रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो भली एमसीक्यू में आ सकता है. 2 पॉइंट आपको मार्क करवा के दिया है. रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, मीनिंग आपको आना चाहिए. दैट कैन स्टिल बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू. बस, नथिंग एल्स. लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट, शेयर कैपिटल. आइए पेज नंबर 5B.2. आपको एक पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक दो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको बता देंगे. सबसे पहला चीज, नॉर्मली जब हम शेयर कैपिटल का चेकिंग करते हैं ना, कुछ बेसिक स्टेप्स है जो इधर लिख के भी दिए, लॉजिकल है. कंपनी के मैनेजमेंट से पूछते हैं इज देयर एनी मूवमेंट इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. इसके लिए ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस कुछ नया इशू किया है, कुछ बायबैक करके खत्म कर दिया है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मतलब इज देयर एनी मूवमेंट, ये हम कंपनी के मैनेजमेंट से पूछते हैं. नॉर्मली हर साल शेयर कैपिटल में मूवमेंट होता भी नहीं है, क्योंकि आपका जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ना वो अदर इक्विटी में चले जाता है, शेयर कैपिटल में नहीं आता है. वो बैलेंस इंटैक्ट रहता है अनलेस न्यू शेयर्स आर इशूड. समझ रहे हो? तो शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट है क्या, ये कंपनी के मैनेजमेंट से पूछेंगे. वो बोलता नहीं है तो WR में लिखवा के ले लेंगे, कोई मूवमेंट नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई मूवमेंट है तो हम उनको पूछेंगे आर एनी फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बीइंग डन. तो ऑब्वियसली अगर आपने नए शेयर इशू किए होंगे तो आपने वापस से एप्लीकेशन मंगाया होगा, तो एप्लीकेशन का पैसा आया होगा. फिर आपने अलॉटमेंट किया होगा, फिर आपने सुना होगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वो आपने फाइल किया होगा. तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बना करके फाइल किया है क्या? जो एक्चुअली एप्लीकेशन का पैसा है वो आया कि नहीं आया है? जो एक्स्ट्रा आ गया था वो आपने अपने अकाउंट में रखना ही नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वापस चले जाना चाहिए. मतलब इफ देयर इज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या उसके रिगार्डिंग जो जो कंप्लायंसेस है कि मिनिमम एप्लीकेशन का पैसा कितना आना चाहिए, अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करना चाहिए, ये सब कंप्लायंसेस आपने किए हैं या नहीं किए, हमको देखना पड़ेगा. एक दो चीज और भी होती है,
इफ शेयर्स आर इशूड टू योर नॉन रेसिडेंट्स, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो उस केस में हमको आरबीआई से एक सेपरेट फॉर्म भर करके कंसेंट लेना होता है कि भाई उनके, इट्स लाइक अ केवाईसी फॉर देम। जब तक हमको आरबीआई कंसेंट नहीं देता है, हम फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा रिसीव करके शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं। इसको एफसीजीपीआर बोलते हैं, एक रिक्वायरमेंट होता है, आपको थोड़ा बताया होगा शायद, पता नहीं। आरबीआई के पास ये फॉर्म फाइल करना होता है, उनका अप्रूवल लगता है 2 से 4 वर्किंग डेज में मिलता है। उनका अप्रूवल आया तो ही हम एक, यू कैन से फॉरेन इन्वेस्टर दैट इज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन को शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक कंप्लायंसेस आपको आना चाहिए। अब इसके अलावा क्या कोई करंट ईयर के अंदर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ है? अगर हाँ तो सर कोई ना कोई मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ होगा, रेजोल्यूशन पास किया होगा, उसके कॉपीज हमको लगने वाले हैं। क्या हमने कुछ इक्विटी शेयर्स दिए हैं? मतलब एनी चेंजेस एज सच ड्यूरिंग द ईयर अराउंड द शेयर कैपिटल, इसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन लगेगा। ये बेसिक से कुछ पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए। आई विल हेल्प यू विद सर्टेन पॉइंट्स, मार्क कर लो। जनरल 4 पॉइंट्स आपको आएंगे तो भी काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, इफ इट इज आस्क्ड यू शुड बी एबल टू राइट। आइए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली मैच होता है क्या? नंबर 2, if there is no change during the year, obtain a WR। किससे ऑब्टेन करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी से एंड द मैनेजमेंट से, कि करंट ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं है। इज 1 and 2 क्लियर टू यू? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, obtain the certified copies of relevant resolutions which is passed at the meetings of BOD shareholders। अगर हम हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ होगा, उनके रेजोल्यूशन का कॉपी हमको लेना पड़ेगा। मतलब इफ देयर इज अ चेंज देन ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। 1 and 2 इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज अ चेंज यू हैव टू गो एंड अप्लाई पॉइंट नंबर 4 ऑल्सो। फिर देखो नंबर 5, अगर कोई फ्रेश इशू किया होगा करंट ईयर के अंदर, तो सर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट चेक करना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया आपने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, एप्लीकेशन मनी मिनिमम कलेक्ट किया कि नहीं किया है, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा मेंटेन किया है क्या, अंडरराइटिंग, कमीशन, ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट की आपने फुलफिल की होगी। हमें इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑब्टेन करके चेक करना पड़ेगा, इज देयर एनी नॉन कंप्लायंस। पॉइंट नंबर 6 इज वेरी टफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई शेयर्स को इशू किया है एट अ डिस्काउंट? अगर हाँ तो ऐसा क्यों किया है? इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, हमको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? कहीं ऐसा तो नहीं है शेयर्स आर इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? किसको दे सकते हो सर? प्रमोटर्स को दे सकते हो। तो सर अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है, उसके रिगार्डिंग अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। क्या आपको आराम से मस्त इसके अंदर ही 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे? वेरी इजी टू राइट, इसीलिए आई से नेवर आस्क्स। सो मालूम है कोई भी लिख लेगा। वो क्या सोचता है, ऑडिट तक आते आते लॉ शायद भूल गया होगा, तो थोड़ा सा लॉ का टेस्टिंग कर लेते हैं ऑडिट के अंदर। एक क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से ओल्ड सिलेबस में जरूर आता था, ओल्ड सिलेबस में भी उसका रेलेवेंस कम हो गया, अब तो मेरे को और भी कम लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ऑडिट के अंदर वो लॉ पूछना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसने कंपनी ऑडिट पूरा निकाल दिया। और सिर्फ इंटर से नहीं निकाला, फाइनल में भी ऐसा हुआ है। फाइनल में भी कंपनी ऑडिट जो चैप्टर था सेम था, हटा दिया। ऑडिट कमिटी सेक्शन 177, सेबी का एलओडीआर, ये पूरा ऑडिट के अंदर था, कंप्लीटली डिलीट कर दिया। मतलब लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर सेक्शन पूरा डिलीट कर दिया। मतलब जहां जहां कंपनी चेक का रेफरेंस था ना, वो ऑडिट के सिलेबस से निकाल ही दिया। मतलब इट लुक्स लाइक इंटेंशन टू आस्क लॉ इन ऑडिट हैज रिड्यूस्ड, ऐसा मेरा अजम्पशन है लुकिंग एट द न्यू सिलेबस। इसीलिए मैं उस सबसे पढ़ा रहा हूं। डू यू गेट माय पॉइंट? अभी गया तो भाई 2 सेक्शन है, मार्क करवाए तो पता होना चाहिए। सबसे फेवरेट आईसीआई को जो रहेगा वो यही रहेगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये तो प्लीज पढ़ लोगे यार, ये प्लीज पढ़ लेना। एसक्यू पूछा है आईसीआई ने। अगले पेज पे आ जाओ। शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, ये क्या है ना, एक बार आया है रिपीट हो जाएगा एज इट इज, कंट्रोल से कंट्रोल भी, इसलिए बता रहा हूं। नंबर 1, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगर उन्होंने डिस्काउंट में इशू किया दे शैल बी वॉइड। पॉइंट नंबर 3 को मार्क करना इंपॉर्टेंट, यही पता होना चाहिए। वेयर अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53 एंड दे इशू शेयर्स फॉर डिस्काउंट, द पेनल्टी व्हिच मे एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू, मार्क द वर्ड, अमाउंट रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। जो टोटल आपने पैसा रेज किया है उतने अमाउंट का पेनल्टी हो सकता है, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। ऑब्वियसली शेयर्स इशू किए एट अ डिस्काउंट, तो वो कैंसिल खत्म करने, वो वॉइड ही है सारे के सारे शेयर्स, तो आपको सामने वाले का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हाँ, यू हैव टू रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट 12%। ओके, हमको क्या देखना है, क्या कंपनी ने कोई शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया? अगर हाँ, क्यों किया है? एक ही चीज अलाउड है, नीचे आ जाइए। द ऑडिटर नीड्स टू चेक मूवमेंट इन शेयर कैपिटल,
वेरीफाई करो कोई डिस्काउंट भी इशू तो नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, कैन यू सी नोट नॉट विथ स्टैंडिंग, ये अलाउड है, आपको मालूम रहेगा। यू आर अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू योर क्रेडिटर्स, टू योर लेंडर्स इफ इट इज लाइक अ, आपका एंटिटी खत्म हो रहा है पूरा का पूरा, लाइक रीस्ट्रक्चरिंग करके दे रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग का स्कीम अप्रूव्ड है बाय आरबीआई, उसके तहत आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो टू योर लेंडर्स एट अ डिस्काउंट, वो अलाउड है। देखिए, अ कंपनी में इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स और टू इट्स डेट, मतलब जिन्होंने आपको पैसा दिया होगा, बेसिकली उसे आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू शेयर्स बिकॉज देयर इज अ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम दैट इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और अगर अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये बहुत कॉमन होता है। अभी थोड़े साल पहले आइडिया के केस में भी हुआ था, वोडाफोन आइडिया के केस में, मतलब जब आपको लगता है कंपनी के बैलेंस शीट में डेट कंपोनेंट बहुत बढ़ गया है और आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर अलाउइंग दिस, तो हम उस डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऑलरेडी डेट के फॉर्म में पैसा दिया है, तो उससे आप नया पैसा लेने के बजाय उनको शेयर्स इशू करोगे बट एट अ डिस्काउंट, ऑब्वियसली ना उनसे पैसा लोगे ही नहीं आप, ये अलाउड है, इसके अलावा अलाउड नहीं है। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, अब आप नोटिस कीजिएगा यहां पे अगर आप लॉ पढ़ के आए हैं तो आपके लिए आंसर कितना आसान रहेगा। नंबर वन, देयर शुड बी अ स्पेशल, पहले तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो बताएगा। इट कैन बी गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, या तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करोगे या इनडायरेक्टली फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। नीचे आइए, क्या क्या चेक करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने उनको दे रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, डिस्काउंट का अमाउंट कंपोनेंट कितना है, क्योंकि डिस्काउंट पे मिलेगा ना, स्वेट इक्विटी इज लाइक अ डिस्काउंट शेयर्स। मार्केट प्राइस आपको लगता है बेयर मिनिमम 100 चार्ज करना चाहिए, आप डायरेक्टर या एम्प्लॉय को 40 में खरीदने का ऑप्शन दे रहे हो, मतलब 60 रुपए का इनडायरेक्टली उसे कॉम्पनसेशन पास ऑन करके दे रहे हो। तो रीजन क्या है, उसने क्या काम करके दिया, कितना अमाउंट का कंसिडरेशन था, इसलिए आपने 60 रुपए का डिस्काउंट उसको दिया है। ऐसा मीटिंग में जाना चाहिए, मेंबर्स का अप्रूवल आना चाहिए, वही शेयर्स इशू करने चाहिए जो ऑलरेडी इशूड है, नया क्लास ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए। ओके, आपको देखना है जो लॉ बोलता है कंपनी ने वो किया है क्या। इज दिस क्लियर टू यू? वेरी नाइस, कम टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रीड पॉइंट नंबर एम। प्रोमोटर ग्रुप के पास में प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग देना चाहिए विद द चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। मनी कंट्रोल भी देता है यार, आई मीन ठीक है, ये आना चाहिए, शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल लॉजिकल है, इट्स इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चलता है इस प्रमोटर इज स्टिल कॉन्फिडेंट टू स्टिक टू द कंपनी और नॉट। देखो मेरे साइड से तो यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म। ये नोट नंबर 1 आपको पढ़ा दिया मैंने, वही सेम है, कमिंग फ्रॉम 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे, अभी जिस पढ़ा है ना आपको यही तो, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट का पैसा यूटिलाइजेशन है। देखो आपका अप्रोच टुवर्ड्स दिस चैप्टर, 5 मिनट सुनिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था वापस से रिपीट करके बोलता हूं। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त सबसे पहले ढूंढो स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो भी कौन से वाले, चैप्टर बेस्ड, हर जगह मार्किंग करवा के दिया है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में ये आएगा, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में भी व्हेन नो रिप्लाई इज रिसीव्ड क्या करना है वो आएगा। वो अप्रोच फॉलो करो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यू विल सी द सेम क्वेश्चंस। दिस इज नंबर 1। दूसरा, जो जो इंपॉर्टेंट नोट मार्क करवा के दिए, वो कारो से आ रहा है, कंपनीज एक्ट से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, एएस से आ रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, वो शेड्यूल 3 वाले जो इंपॉर्टेंट नोट्स मार्क करवाए वो आपको आने चाहिए। दो चीज ढंग से पढ़ना, मेरे हिसाब से पहला प्रिपरेशन यही होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको समय मिलता है तो आपने जनरल रीडिंग करने का, और तब भी उतना ही पॉइंट रीड करने का जो मैंने मार्क करवा के दिया, दैट इज फॉर जनरल क्वेश्चन। बट इसके लिए प्रिपरेशन बाद में, सबसे पहले इन दो के लिए यू डू दिस, ट्रस्ट मी। अगर 20 मार्क का भी वेटेज आ गया ना इस चैप्टर से, तो मान के चलो 12 से 15 मार्क तो यही दोनों रहने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं, जनरल क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी एक ही का है, वो भी 5 मार्क का है, उससे ज्यादा का है नहीं। ट्रस्ट मी, दिस इज बैड। अगर उल्टा होता कि 15 मार्क का जनरल क्वेश्चन आता तो फिर ऐसा मेहनत करने की जरूरत, आपको चैप्टर पसंद आता अभी तक बहुत, तो आपको पता होता कोई भी 4-5 पॉइंट लिखेंगे तो काम चल जाएगा, असर्शन पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए आपके दिमाग में फियर है, इसीलिए हमने थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया। बट अकॉर्डिंग टू मी
इससे ज्यादा आपको कोई नया अप्रोच बताने का जरूरत नहीं है। ये अगर आप फॉलो करते हो तो स्ट्रिक्टली कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करने का असर्शन पढ़ने का, बैलेंस शीट पीएनएल का, फिर सीधा जाने का इनकम स्टेटमेंट पे पूरा खत्म करने का, फिर बैलेंस शीट में आने का, उसमें एसेट साइड पे जाने का, फिर लाइबिलिटी। जो अप्रोच मैंने फॉलो किया सेम फॉलो करना, फटाफट उड़ते जाएगा। वेरी गुड। दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। अब 10 मिनट मेरा बात सुनो शांति से। हाँ, okay, just hear me out carefully for next 10 minutes. थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि अपना अब बचा हुआ इस फास्ट ट्रैक अप्रोच क्या रहेगा, क्या क्या मेरा अच्छे इंटेंशन है कवर करने का। हाँ, मेरे को लगा था चैप्टर नंबर 9 भी हो जाएगा शुरू, वो भी नहीं हो पाया यार। थोड़ा इस बार कैरिड अवे हो रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। आई एम टीचिंग अ लॉट। क्या है ना प्रॉब्लम है, मेरे रेगुलर लेक्चर्स खत्म हो गया, मेरा दिमाग रेगुलर जैसे चल रहा है। यूर अंडरस्टैंडिंग दिस? इंसान है मैं भी यार। जब तक रेगुलर चल रहा था मेरे को फास्ट ट्रैक लग रहा था, अब मैं फ्री हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। हैपेंस। अभी देखो, चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच आपको बोलता हूं जो हमने कवर कर लिया, जहां मैं अब चाहता हूं कि ये बचा हुआ टाइम आप खुद डिवोट करें, और जो कुछ बचा हुआ पार्ट मुझे लगता है मुझे कवर करना है आपको वो भी बताता हूं। चैप्टर 1 हमने डिटेल में कवर किया, इसमें एक ही चीज पेंडिंग है जो आपने खुद पढ़ना चाहिए। 200 में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरेंट लिमिटेशंस। 200 सिर्फ नाम है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में, इनहेरेंट लिमिटेशन। थोड़ी सी हेडिंग बदल गई है, अदरवाइज कंटेंट सेम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आखिरी की 3 हेडिंग को थोड़ा उसने चेंज करने का ट्राई किया है, अदरवाइज द कंटेंट इज एब्सोल्युटली सेम। बट आई अग्री दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, जो मैंने कवर नहीं किया है फास्ट ट्रैक में, और मुझे लगता है आप रीड कर सकते हो इन चैप्टर नंबर 1। अदर देन दिस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन चैप्टर 1। पूरा डिटेल में आपको एकदम रेगुलर लेक्चर का एक्सेस दिया था कि भाई लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। आई गिव यू अ ग्रेट ओवरव्यू ऑफ SAEs, SRS, SREs. I explained the difference and all. That is all chapter number 1. This was discussed in detail. अब आइए चैप्टर नंबर 2 में। एक ही ऐसे है, कौन सा ऐसे 300, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको डिटेल में पढ़ाया था। इट वॉज लाइक अ रिविजन सेशन, बट आपको एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ बताया था। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, उसमें भी अलग अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आएगा। दिस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय मी। वेटेज बहुत ज्यादा है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 को बहुत सीरियसली लेना। अकॉर्डिंग टू मी, डिवोट मोर टाइम टू दिस एसे। दिस एसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट अ इंटरमीडिएट लेवल। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे आ जाइए। फिर आइए चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 के अंदर ना 2 चीजें थी, एक था इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर और कुछ था एसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे जो था वो 315 था, इफ यू रियली आस्क मी। बट एक्चुअली में इंटर में क्वेश्चन ना 315 के बजाय 330 पे ज्यादा आता है। किस पे ज्यादा आता है? 330 पे। अब से ऐसा होगा, क्योंकि आज तक 330 सिलेबस में नहीं था, तो जब 330 पहली बार सिलेबस में आया है तो फाइनल वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे। मेरे को लगता है इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा 315 भी पढ़ाया है एंड 330 भी पढ़ाया है, बट मेरे हिसाब से वो 315 के साथ साथ में 330 वाला पार्ट, ओ माय गॉड, वेट 1 सेकेंड, मैंने गलती किया, नहीं है, बराबर है। ऐसे कैसे लिखता है यार, ढंग से लिख सकता है, 3 ऐसे हैं, कौन सिखाए उनको। जाने दो। 330 पूरा डिस्कस किया है, 315 पूरा डिस्कस किया है, ये 2 ही ऐसे पढ़ना। इसके अलावा ऑनेस्टली स्पीकिंग वेटेज ज्यादा है, फोकस करना। जो मैंने चैप्टर को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यूनिट नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल, यूनिट नंबर 2 डिजिटल ऑडिट। शुरुआत डिजिटल ऑडिट से करना, एक क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा। गारंटीड मतलब गारंटी है मेरा, और आपको पूरा पढ़ा है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा है, हर एक चीज का समरी भी लिखवा के दी है। डिजिटल ऑडिट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, देन यू गो टू 315, देन यू गो टू 330। ये 3 करने के बाद फिर चैप्टर नंबर 3 का जनरल पार्ट पढ़ना। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, एडवांटेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो बाद में।
मेजर फोकस डिजिटल ऑडिट के ऊपर, 315 के ऊपर, 330 के ऊपर। 320 है इसके अंदर मटेरियलिटी सिलेबस में, अगर आपको समय मिले तो रीड करना। आज तक इंटर में नॉर्मली क्वेश्चंस जो 320 पे आते हैं बहुत गिने चुने आते हैं। भाई बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिस्ट में लिख के दे दूंगा। मैं 320 को कवर नहीं करने वाला हूं बिकॉज ये जनरली फाइनल में पूछा जाता है। इंटर के अंदर क्वेश्चंस कम आते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं ना उधर भी समझ के कोई फायदा नहीं है। उधर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होना चाहिए कि मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या बेंचमार्क यूज करते हो, वो बेंचमार्क किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बट फोकस मोर ऑन 315, फोकस मोर ऑन 330 एंड डिजिटल ऑडिट एंड चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, याद है क्या, टूल्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल, फ्लो चार्ट, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, याद आ रहा है क्या, नैरेटिव रिकॉर्ड, वो सब आपको आना चाहिए। दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। मेजॉरिटी पार्ट चैप्टर नंबर 3 का मैंने ऑलमोस्ट डिटेल में कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 को होल्ड में रखो, ये सबसे लास्ट में बोलता हूं। चैप्टर 5 हमने, अच्छा उसके पहले 6 है, 6 हमने कवर कर लिया 230 ऑलरेडी डिटेल के अंदर, दिस इज डन। 5 पूरा डिटेल में डिस्कस हो गया। वेटेज बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए बहुत टाइम ज्यादा डिवोट किया और बोला है शुरुआत करना असर्शन के साथ, उसके बाद जाएंगे पीएनएल के पास में, फिर जाएंगे एसेट साइड और फिर जाएंगे लाइबिलिटी साइड। दिस शुड बी योर अप्रोच। आई हैव स्पेंड मोर देन सफिशिएंट टाइम इन चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा डिटेल में कवर किया है। 7 के अंदर अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, मेजॉरिटी एसेस जो इंपॉर्टेंट थे 5-6 सब्सिक्वेंट इवेंट कवर किया है, 570 गोइंग कंसर्न कवर किया है, उसके बाद में 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन कवर किया है, बराबर है कि नहीं है, 260, 265, एक ही चीज बचा है जो लास्ट में है, दैट इज 450। ये मेरा इंटेंशन है, आई विल कवर इन लास्ट 15-20 मिनट्स एक लेक्चर के अंदर 450 कवर करके आपको ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज ये ओल्ड में नहीं था, न्यू में ही आया है, कंटेंट बहुत कम है इधर, आपको ओवरव्यू जरूर दे दूंगा, डोंट वरी, दिस आई विल कवर, आई हैव अ इंटेंशन। अगर वो कवर किया चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लाइक लिटरली हर एक ऐसे हर एक चीज मैंने पूरे पढ़ा दिया है आपको। 560, 570, 580 डिटेल में पढ़ाया था, 260, 265 तो रेगुलर के साथ ही पढ़ाया था, तो सब कुछ ही कवर्ड है। ठीक है, 7th भी हो गया। 8th में आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट में आपको 700, 701, 705, 706, 710 सब पढ़ा है, बराबर है ना। सिर्फ क्या छोड़ा है, 2 चीज, एक आता है कारो, एक आता है 143। ऑनेस्टली आई फील 143 में जो दिमाग लगाने वाला सबसेक्शन है वो एक ही है, सबसेक्शन 3। इसके अलावा बाकी सेक्शंस आप खुद से रीड कर सकते हैं। कारो 2020 सम ऑफ यू मे हैव चैलेंजेस, 4 मार्क का वेटेज है। इसके लिए मैं जेन्युइनली बोलता हूं, लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने कारो 2020 का पूरा रिवीजन डिटेल में करवाया था। आई विल सर्च फॉर दैट लेक्चर, मेरा ही है, ठीक है। उस लेक्चर को मैं परफेक्टली वैसे ही कट करवाएगा जहां मैं, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं है, सब कुछ डिटेल में कवर किया है, रिवीजन के अंदर ही पढ़ाया है और मेजॉरिटी क्लासेस पढ़ाए हैं पूरे के पूरे विद क्वेश्चन, वो मैं ढूंढ करके आपके लिए परफेक्टली अपलोड कर देगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वापस नहीं। ऑलरेडी इंटर में पढ़ा है, फाइनल में पढ़ा है, लास्ट बैच के लिए रिवीजन में पढ़ा है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज जो मेरे को लगा था क्लॉज नंबर 9 पढ़ाना था, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट में लेके आ गया उसको पहले से बीच के अंदर। इन्वेंट्री का पॉइंट नंबर भी पढ़ा दिया मैंने, पीपी मैंने क्लॉज नंबर 1 कवर किया, फिजिकल वेरिफिकेशन जानबूझ के जो क्लॉजेस रिलेवेंट है मैं साथ साथ में चैप्टर 5 में कवर करते गया। अदर देन दिस मैंने डिटेल में उन क्लॉजेस को कवर किया है एक्चुअली में। आई विल सर्च फॉर दैट लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए वो ढूंढ करके लेके आ जाएगा और तुमको यहाँ मिल जाएगा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8। नंबर 9 इंटेंशन पूरा है। There are 4 parts, part A, B, C, D. It's going to be tough. Minimum 2 लेक्चर, वो भी 2-2.5 घंटे के, 4 पार्ट है। पढ़ाने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, इंटेंशन पूरा है। पर इतना घटिया चैप्टर है ना, किसी को इंटरेस्ट कैसा सकता है उसको पढ़ाने में, मेरे को नहीं पता। और 12 मार्क का वेटेज है, पढ़ाना तो पड़ेगा। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑडिट और ट्रस्टेड सोसाइटी में 10-10 नए पॉइंट लिखे हैं उन्होंने, जो उससे भी ज्यादा यूजलेस है, मतलब बहुत ही बुरे हैं। बट टुमारो एंड डे आफ्टर, दैट इज ट्यूसडे वेडनेसडे, वी विल ट्राई टू कवर इन डिटेल चैप्टर नंबर 9। मेरे को जेन्युइनली लगता है उधर बच्चे के लिए खुद से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूं। और 12 मार्क का वेटेज है तो थोड़ा रिस्क भी है। इट इज एज गुड एज चैप्टर नंबर 5 जैसा ट्रबल, ट्रस्ट मी। अब आपको 5 ज्यादा लॉजिकल लगेगा और समझेगा 9 बहुत घटिया है, इधर तो लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल भी, बट ठीक है, वी विल ट्राई। इसके अंदर भी कुछ अप्रोचेस हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे। कल परसों 2 दिन में चैप्टर नंबर 9 कवर किया जाएगा। बैंक ऑडिट इंटेंशन नहीं है, 4 मार्क का वेटेज है, इंटर में भी फाइनल के अंदर भी। इंटरेस्ट में वो ऑडिट पूछता ही नहीं, ऑडिट पूछता तो मेरा इंटेंशन भी होता। वो पूछता है एडवांसेस क्या होते हैं, वो पूछता है ये ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन क्या होता है,
मैं आपको क्वेश्चंस का लिस्ट निकाल करके दूंगा। इसका भी मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास में एक रिवीजन सेशन है, आई हैव टू सर्च, मतलब मेरा ही है, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। चैप्टर में अमेंडमेंट तो इम्पॉसिबल है, मतलब ओल्ड सिलेबस जो फाइनल का था उससे आज तक अमेंडमेंट नहीं आया है, तो समझ रहे हो मेरा बात। बैंक ऑडिट रियल लाइफ में बहुत बदल चुका है, इनका मॉड्यूल का कंटेंट वैसा का वैसा ही है, इधर थोड़ा इंटेंशन कम है। आई विल स्टिल ट्राई टू थिंक इन द लास्ट, अगर मन हो गया तो बताऊंगा। 11 दिस इज कवर्ड इन डिटेल, इसमें 220 एसक्यू से सब कुछ कवर्ड है। 210 पेंडिंग है, ये मैं आपको लास्ट में जो जैसे आपको 450 पढ़ाऊंगा साथ में 210 भी कवर करके दे दूंगा, डोंट वरी, वो मैं क्लोज कर दूंगा, हो जाएगा। बाकी आई थिंक चैप्टर 11 मेजर कवर्ड है। एक बार अभी चैप्टर 4 में आ जाओ, जहां थोड़ा सा मैं डाउट में हूं। चैप्टर 4 में देखो 500 हमने कवर किया है डिटेल में, 610 जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो हमने कवर किया है बिकॉज वो अमेंडमेंट है, दैट इज कवर्ड। 505 भी मैंने आपको पढ़ाया है, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इधर एक्चुअली मेरे लिए जो चैलेंजिंग है ना वो दो है, एक है 501, एक है 510। दो चीजें और है, आई थिंक रिलेटेड पार्टी में मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया कि पढ़ाया याद नहीं है मेरे को, आई हैव टू थिंक, मैं सोचता हूं इसके बारे में, पर ये पढ़ाना चाहिए 550, आई विल स्टिल फाइंड आउट। नहीं पढ़ाया है तो आई विल, मेरे को लगता है कवर किया 550 मैंने रिलेटेड पार्टी, आई डोंट रिमेंबर, आई विल थिंक। बसता है 520, 530, मतलब इधर कुछ गिने चुने ऐसे 4-5 एसेज हैं जो एक्चुअली में अमेंडमेंट के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, न्यू सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, ओल्ड जैसा ही है। 565, 75, 80 में चेंजेस था इसलिए पढ़ाया था। इनके रिगार्डिंग कुछ मैं लाइव कवर कर लूंगा, कुछ के लिए आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, ऐसा मान के चलिए, बट वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो आराम से। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीक के अंदर, वी हैव टू फिनिश टुमारो डे आफ्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए वो चैप्टर नंबर 9 है, पहले मैं वो खत्म करने वाला हूं। वो करने के बाद में जो ऐसे मेरे को लगता है तुम्हारे लिए सबसे चैलेंजिंग हो सकता है, जो अभी तक कवर नहीं किया इन सब में से, वो ऐसे जैसे मेरे को लगता है 450 नहीं आता आपको, आपने कभी सुना ही नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए थर्सडे फ्राइडे आई मे टेक वन इंडिविजुअल 1.5 आवर के एसेस के सेशंस, उसके अलावा कुछ आपको 3-4 रिकॉर्डेड सेशंस दूंगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू मी आवर ऑडिट का डिस्कशन विल ऑल्सो गेट ओवर। मेरे हिसाब से ऑलरेडी 25-30 लेक्चर तो हो चुके होंगे, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ तो तुम भी पढ़ लो, ठीक है, दैट विल बी माय जॉब एंड आई हैव टू फिनिश फाइनल ऑल्सो, एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल दैट आई वांट टू गो आउट, आई एम बोर्ड, आई विल गो नाउ। 12 महीना हो गया मेरे को, मैं किधर भी नहीं गया, इस बिल्डिंग के अंदर ही बैठा है, बहुत ज्यादा हो गया ये मेरे लिए, मतलब लेवल क्रॉस हो गया है। मैं नॉर्मली 6 महीने के बाद मैं बाहर भाग जाता हूँ, इस बार नया सिलेबस आ गया, नए बुक्स बनाने थे, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गया, समझ रहे हो, तो I would want to take a exit now, not like the exit, but an exit for some time before I come back. So that should be our approach. Are we good? We will take the same time slot 12:30 से 2:30, वही slot रखेंगे अगले 2 दिन के लिए। मैक्सिमम होगा तो 3 बजे लेक्चर चले जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अभी गुड, मैसेज भी करूंगा, बट अगले 2-3 दिन जो लेक्चर्स रहेंगे इसी स्लॉट में रहेंगे। अभी गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब एक्सप्लेन कर दिया है, अब प्लीज बेसिक से घटे डाउट मत पूछना। Thank you. Enjoy.